हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हम लोग कर रहे थे जीओसी के लेक्चर्स और इससे पहले हमने इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ लिया है। रेजोनेंस क्या है और इम्पॉर्टेंट है क्यों है, किन बातों को एक्सप्लेन करने के लिए रेजोनेंस का यूज किया जाता है, कैसे वो बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, डायपोल मोमेंट के वेरिएशन को समझाता है। रेजोनेंस इफेक्ट में हमने पढ़ा कि रेजोनेंस का एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर पे, कार्बोकेटायन की, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी पे क्या फर्क पड़ता है। अब आज हम पढ़ेंगे कुछ और इफेक्ट्स के बारे में, हाइपर कंजुगेशन, रिवर्स हाइपर कंजुगेशन, इलेक्ट्रोमेरिक और इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। लेकिन हमने हमेशा देखा है कि जैसे मेसोमेरिक इफेक्ट था, इंडक्टिव इफेक्ट, वो कहानियां हैं, थ्योरीज हैं। और थ्योरी का पहला पर्पज है कि कुछ रिजल्ट्स होते हैं हमारे पास, उन रिजल्ट्स को समझाने के लिए वो कहानियां लिखी जाती है। तो सबसे पहले रैंडम वेरिएशन नहीं, कि ऐसा नहीं कि किसी का मन किया तो चलो आज लिखते हैं, आज हाइपर कंजुगेशन लिख देते हैं, कल को कुछ और लिख देंगे कहानी। सबसे पहले क्या होगा, पर्पज। पर्पज क्या है, इंपॉर्टेंट है पर्पज क्या है। कुछ ऐसे रिजल्ट्स मिले होंगे जिनको क्या है, अब तक की कहानियों से एक्सप्लेन ना कर पाते हो। अब तक हमने जैसे इंडक्टिव पढ़ा, रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ा, उससे भी अगर कुछ रिजल्ट्स हम एक्सप्लेन ना कर पाए, उनको यूज करके भी कुछ रिजल्ट्स एक्सप्लेन ना कर पाए, तो उनके लिए कुछ नई कहानी आज वही देखेंगे, हाइपर कंजुगेशन। नाम में ही सजेस्टेड है कि रेजोनेंस इफेक्ट को, रेजोनेंस को हम लोग कॉन्जुगेशन भी बोलते हैं। वहाँ हमने लिखा था रेजोनेंस इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन से थोड़ा आगे बढ़िए, हाइपर कंजुगेशन। अभी हम देखेंगे बिल्कुल कुछ ऐसे रिजल्ट्स हैं जिनको रेजोनेंस के थ्रू एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, तो हमने नया कहानी बना लिया। लेकिन पहले 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 पर्पज, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, क्यों पढ़ा रहे हैं। सबसे पहला सवाल, क्यों पढ़ा, क्या पढ़ा रहे हो बात की बात है, क्यों पढ़ाना, क्यों ये लिखना जरूरी है, क्यों हाइपर कंजुगेशन की कहानी आई। तो पहले कुछ रिजल्ट्स, इनको नोट नहीं करना आपको, पहले समझने के लिए। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड, जरा देख लीजिए, चाहो तो आप लिख सकते हैं, चाहो तो आप लिख सकते हैं। ये ऐसा देखा गया है कार्बोकेटायन, ऐसे कार्बोकेटायन जिनके बगल में अल्फा कार्बन हो, sp3 हाइब्रिडाइज अल्फा कार्बन हो, वो थोड़े से ज़्यादा स्टेबल होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ कुछ ऐसे कार्बोकेटायन की। ऐसे कार्बोकेटायन, ये देखिए भाई, कार्बोकेटायन के रेफरेंस में अल्फा बीटा हमेशा रेफरेंस पोजीशन होता है। कार्बोकेटायन के रेफरेंस में ये कार्बन क्या कहलाएगा, अल्फा कार्बन। और ये कार्बन क्या है, sp3। फिर ये और देखिए, हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसा, ये रेडिकल देखिए, इस रेडिकल बगल में है sp3 हाइब्रिडाइज अल्फा कार्बन, इस रेडिकल के बगल में sp3 हाइब्रिडाइज अल्फा कार्बन है, इस कार्बोकेटायन के बगल में sp3 हाइब्रिडाइज अल्फा कार्बन है। फिर देखिए एल्कीन में, एल्कीन, एल्कीन में देखो अल्फा कार्बन, देखो अल्फा बीटा तो मैंने बताया था रेफरेंस पे चलता है, अल्फा बीटा का कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है। आप कार्बोकेटायन पढ़ रहे हैं तो कार्बोकेटायन एक रेफरेंस पॉइंट हो गया, ये कार्बन आपका रेफरेंस पॉइंट हो गया, इसके बगल में जो कार्बन आएगा वो अल्फा। रेडिकल पढ़ रहे हैं तो रेडिकल में ये रेफरेंस हो गया, रेडिकल में क्या हो गया, ये रेफरेंस, जो रेडिकल बना हुआ है उसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन। एल्कीन पढ़ रहे हैं तो भाई एल्कीन डबल बॉन्ड बनाने के लिए दो कार्बन चाहिए, डबल बॉन्ड बनाने के लिए दो कार्बन चाहिए भाई। तो वो दोनों जो कार्बन sp2 वाले वो रेफरेंस हो गए, अब उनसे जो कार्बन जुड़ेंगे वो अल्फा कार्बन, sp3 हाइब्रिडाइज। तो ऐसा देखा गया है कि इस टाइप के कार्बोकेटायन, रेडिकल, एल्कीन्स बहुत स्टेबल होते हैं। ठीक है, ये तो ऑब्जर्वेशन है। इस टाइप के कार्बोकेटायन जिनके बगल में sp3 हाइब्रिडाइज अल्फा कार्बन हो, उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन हो, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज अल्फा कार्बन, उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, sp3 हाइब्रिडाइज अल्फा कार्बन, इस टाइप के कार्बोकेटायन, रेडिकल, एल्कीन थोड़ा स्टेबल ज़्यादा होते हैं, समझाएंगे बाद में। साथ साथ में कुछ और ऑब्जर्वेशन भी है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा देखा गया है कि इस टाइप के एल्कीन्स में जिनके बगल में sp3 हाइब्रिडाइज अल्फा कार्बन हो, इस टाइप के एल्कीन जिसमें sp3 हाइब्रिडाइज अल्फा कार्बन हो, वो थोड़ा उसमें क्या है, उस टाइप के एल्कीन में डबल बॉन्ड में मिलता है हमको सिंगल बॉन्ड करेक्टर, एंड वाइस वर्सा, सिंगल बॉन्ड में मिलता है डबल बॉन्ड करेक्टर। जरा देखिएगा, रिजल्ट्स एक बार देख लेते हैं। इन रिजल्ट्स को नहीं लिखना चाहिए, लेकिन रिजल्ट्स हमको पर्पज बताते हैं, पर्पज बताते हैं। जरा देखिए एक एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल के लिए एक्सपेरिमेंटल डेटा में बात करूंगा। हमने जब बॉन्ड लेंथ का डेटा लिखा था, एक बार फिर से मैं रेफरेंस दे दूं, तो लिखा था वहां पे कि सी सिंगल बॉन्ड सी, सी सिंगल बॉन्ड सी, नोट करते हैं, सी सिंगल बॉन्ड सी का बॉन्ड लेंथ होता है एथेन में, एथेन में सी सिंगल बॉन्ड सी का बॉन्ड लेंथ होता है 154 पिकोमीटर। डेटा बस प्लीज लिखने के लिए, एथेन में सी सिंगल बॉन्ड सी का बॉन्ड लेंथ कितना है, 154 पिकोमीटर। अब उसके हिसाब से अगर पूछा जाए, उसके हिसाब से कि भाई कोई बता रहा है आपसे कि एथेन है मॉलिक्यूल, चलिए इसको पूरा बना देते हैं, क्यों भाई अधूरा क्यों रखा जाए। ये है एथेन मॉलिक्यूल, कोई कह रहा है आपसे कि एथेन मॉलिक्यूल है और उसमें
सी बॉन्ड सी होता है, सी सिंगल बॉन्ड सी का बॉन्ड लेंथ होता है 154 पिकोमीटर। सी सिंगल बॉन्ड सी का बॉन्ड लेंथ कितना है एथेन में? 154 पिकोमीटर। ये आपको मैं डेटा बता रहा हूं। तो क्या आप उसके बेसिस पे आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि एथीन में और प्रोपीन में, सॉरी प्रोपीन, प्रोपीन में ये जो सिंगल बॉन्ड है वो कितना लेंथ होगा? अगर ये लेंथ यहाँ सी सिंगल बॉन्ड सी का लेंथ 154 पिकोमीटर है तो आप क्या यहाँ लेंथ बता सकते हैं? तो कोई बच्चा कहेगा कि भाई अगर भाई लेंथ में वो फर्क तब पड़ता है जब इसमें कॉन्जुगेशन होता है। कोई भी यही कहेगा जिसने रेजोनेंस तक पढ़ रखा है। जरा सोचें हम आगे कहानी क्यों की जरूरत पड़ी। पहला हमारा पर्पज ये है कि नई कहानी की जरूरत क्यों पड़ी। कोई भी देखिएगा बच्चा कि अगर भाई सर ने बताया है रेजोनेंस पढ़ा है, उसमें रेजोनेंस अगर होता, ये कॉन्जुगेटेड स्पीसीज होता, तो सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, चाहे डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर होता, ये सब तो रेजोनेंस की कहानियां हैं। क्या ये मॉलिक्यूल, क्या प्रोपीन एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है? क्या प्रोपीन एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है? आप देखिए बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कॉन्जुगेशन का कोई पैटर्न ही नहीं है। तो बिल्कुल कहेगा कि सर ये तो नॉर्मल है, इसमें तो कोई रेजोनेंस तो है ही नहीं। तो भाई अगर हम यहाँ बोलेंगे कि अगर ये लेंथ L1 है तो L1 शुड बी इक्वल टू 154 पिकोमीटर। L1 शुड बी इक्वल टू 154 पिकोमीटर, क्योंकि रेजोनेंस तो है नहीं, कॉन्जुगेटेड तो है नहीं कि आप सिंगल बॉन्ड में हम डबल बॉन्ड कर देंगे कैरेक्टर, ऐसा तो है नहीं। लेकिन ये तो आपका थिंकिंग है, ये तो आपने सोचा, ये तो आपने बात की कि इतना होना चाहिए था, होना चाहिए था, और क्या होता है वो अलग बात है। लेकिन अब बात ये हमने प्रिडिक्ट किया कि सर, कोई पूछा कि भाई एथेन में किसने डेटा दिया कि एथेन में अगर सी सिंगल बॉन्ड सी का लेंथ 154 पिकोमीटर है तो क्या आप प्रोपीन में बता सकते हैं कि सी सिंगल बॉन्ड सी का लेंथ कितना होता है? तो आप बोलेंगे सर इसमें कॉन्जुगेशन है नहीं, रेजोनेंस की कहानी है नहीं, इसमें रेजोनेंस होता तो सोचते हैं सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर, डबल में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, ये तो नॉन कॉन्जुगेटेड स्पीसीज है, तो बिल्कुल इसका लेंथ उतना ही होना चाहिए, लगभग 154 पिकोमीटर। ठीक है, आपकी गलती नहीं। इस किसी को जो शुरुआत में ही लगा होगा, जब तक ये कहानी नहीं लिखी गई हो। लेकिन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स क्या है? ये तो आपका थ्योरेटिकल आपका प्रिडिक्शन है, जो सही भी हो सकता है, गलत भी। आपने थ्योरेटिकली इतना प्रिडिक्ट किया, लेकिन रिजल्ट जरा देखिए, रिजल्ट्स की बात, क्योंकि वही तो सच है, सच तो वही है। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट क्या है? ये आता है 149 पिकोमीटर, राउंड 149 से 150 पिकोमीटर। सी सिंगल बॉन्ड सी, सी सिंगल बॉन्ड सी का लेंथ एक्सपेरिमेंटल जो है प्रोपीन में 149 पिकोमीटर। ये क्या सजेस्ट कर रहा है? ये डेटा क्या सजेस्ट कर रहा है? क्योंकि यही सच, सच ये नहीं है, सच ये है जो एक्चुअल होता है। आपका प्रिडिक्शन नहीं, एक्चुअल बात बताइए, ऑब्जर्व जो लेंथ है वो बताइए। ये डेटा क्या सजेस्ट करता है? डेटा सजेस्ट करता है कि भाई प्रोपीन में जो सी सिंगल बॉन्ड सी है, जिसका लेंथ L1 लिखा है मैं, वो उसमें डबल बॉन्ड करेक्टर है, तभी तो थोड़ा छोटा हो गया, तभी तो नॉर्मल प्रिडिक्शन से थोड़ा कम हो गया। मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि सी सिंगल बॉन्ड सी में डबल बॉन्ड करेक्टर कहीं ना कहीं से आ रहा है। लेकिन अब बात क्या है, ये तो भाई ऐसा तो हमने रेजोनेंस में पढ़ा है कि डबल सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड करेक्टर आता है। रेजोनेंस अगर उसमें दिखाते हैं भाई सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड जैसा बना बना दिखाते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर, बिल्कुल पढ़ लिया हमने सब। लेकिन ये तो नॉन कॉन्जुगेटेड स्पीसीज है भाई, इसमें कहाँ से रेजोनेंस आप दिखाएंगे? इसमें कहाँ से रेजोनेंस दिखाएंगे प्रोपीन में? ठीक है, जरा सोचो। पहले पहले हम अगर पर्पज समझ लेंगे तो कहानी बहुत आसान हो जाएगी। पहले हम बात कर रहे हैं पर्पज की, और उसमें भी कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं, इतने ही नहीं भाई। ऐसा नहीं कि भाई कोई एक ऑब्जर्वेशन समझाने के लिए पूरी आप थ्योरी लिखेंगे। मैंने कहा कुछ हम बात कर रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हमको ऐसे मिले जो हमारे कॉन्जुगेशन की थ्योरी से, इंडक्टिव की थ्योरी से तो एक्सप्लेन नहीं हो पाएंगे। सोच लीजिए पहला कि क्या आप प्रोपीन में दिख तो रहा है कि रेजोनेंस जैसा इफेक्ट आ रहा है, रिजल्ट्स में तो दिख रहा है कि रेजोनेंस सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड करेक्टर, लेकिन हम रेजोनेंस की थ्योरी यहाँ लगा नहीं सकते क्योंकि वो तो कॉन्जुगेटेड स्पीसीज में एप्लीकेबल है, जो कि है नहीं। देखा, तो ये ऑब्जर्वेशन साथ साथ में और भी बहुत सारे ऑब्जर्वेशन मैंने बताया है। ऑब्जर्वेशन ही तो हमारे लिए क्वेश्चन हो जाते हैं बाद में, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ही हमारे लिए क्वेश्चन हो जाते हैं बाद में। ठीक है, तो एक दो एग्जाम्पल के लिए बस बताया जाता है। तो ये तो कन्फर्म है, इसका मतलब ये है, ये तो क्लियर हो गया कि इसका मतलब कि इस प्रोपीन वाली बात को समझाने के लिए, चाहे और भी बातें जो होंगी उनको समझाने के लिए कॉन्जुगेशन से थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन पे आना पड़ेगा। ठीक है, आई होप कि आप पर्पस समझे होंगे पहले। ठीक है, पहले हमको ये समझना है कि कोई कहानी लिखी क्यों जाती है। हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स निकालते हैं, लेंथ का, एंगल का, बॉन्ड ऑर्डर का, एनर्जी का, और उनको कोरिलेट कराने के लिए कि भाई बच्चा थ्योरेटिकली कॉपी किताब में पढ़ के कैसे बताएगा कि लेंथ किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा, उसकी क्या गलती है। तो हम उसके लिए कहानी लिखते हैं। ठीक है, कुछ कहानियों से हमने रेजोनेंस इफेक्ट से कई सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया। अब ये नया आ गया भाई, नया वेरिएशन आ गया, तो जिसको रेजोनेंस इफेक्ट से तो आप नहीं एक्सप्लेन कर सकते, नॉन कॉन्जुगेटेड है। तो नया कहानी वो है हाइपर कॉन्जुगेशन। चलिए देखते हैं।
और भी प्लीज ये मत समझना कि केवल एक ऑब्जर्वेशन को, प्रोपीन के बॉन्ड लेंथ को समझाने के लिए नई थ्योरी लिख रहे हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता। हमने एक एग्जांपल लिया समझने के लिए। अब देखते हैं हाइपर कन्जुगेशन क्या है और क्यों, वो कैसे जस्टिफाई करेगा हाइपर कन्जुगेशन इफेक्ट क्या है, कहानी क्या है। बिल्कुल हाइपोथेटिकल कहानी ही होगी, उस रेजोनेंस की तरह ये भी एक हाइपोथेटिकल कहानी है, लेकिन पर्पज क्लियर होगा कि इनको पहले से पता है कि क्या बताना चाहते हैं। देखेंगे किस तरह से वो प्रूव करेगा कि वहाँ प्रोटीन में सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर था, किस तरह से कहानी प्रूव करेगा कि कार्बोकेटाइन जिनके बगल में अल्फा हाइड्रोजन हो, sp3 वाला कार्बन हो, वो स्टेबल होते हैं नॉर्मल से ज़्यादा, रेडिकल के बगल में अल्फा कार्बन आ जाए, देखा सिचुएशन देखा, वो स्टेबल होते हैं। देखेंगे पहले हमने पर्पज समझ लिया, डेटा हमारे पास है कि इनको इस चीज को एक्सप्लेन करना है, कहानी शुरू। डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, पहले जरा देखिए रेजोनेंस जैसा मिलता जुलता लगेगा, बिल्कुल नाम भी इसका क्या है, हाइपर कंजुगेशन। कॉन्जुगेशन तो मिल से थोड़ा सा आगे। डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, अंतर यहाँ पे पहला क्लियर हो गया। रेजोनेंस में किसका इन्वॉल्वमेंट था, पाई इलेक्ट्रॉन्स का, सिग्मा बॉन्ड का रेजोनेंस में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये तो हमने समझा। लेकिन इसमें है डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ सी बॉन्ड एच, सी बॉन्ड एच अभी हम समझेंगे स्ट्रक्चर के थ्रू, विथ एडजेसेंट delocalization of sigma electrons of c bond H with adjacent p orbital, p orbital in case of carbocation and radical, ठीक है, और विथ एडजेसेंट पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ये स्टार मार्क किया गया है, विद एडजेसेंट पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल इन केस ऑफ एल्कीन इज कॉल्ड हाइपर कंजुगेशन। बहुत सारे नाम है, हाइपर कंजुगेशन बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं। बेकर नेथन जिन्होंने ये सजेस्ट किया था थ्योरी, उनके नाम पे साइंटिस्ट के नाम है, बेकर नेथन इफेक्ट बोलते हैं, सैक्रिफाइसल कंजुगेशन बोलते हैं, ये सारे नाम हाइपर कंजुगेशन के ही है। अभी क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस, दिखेगा अभी। तो पहले कहानी देखते हैं, अब हम बनाते हैं। अब कहानी का तो हमको कहाँ कहाँ इसको दिखाना है, इन केस ऑफ कार्बोकेटाइन, अरे जहाँ जहाँ रिजल्ट्स मिले उसकी बात कर रहे हैं। इन केस ऑफ रेडिकल दिखाना है इसको, एल्कीन की बात करनी है इसमें। चलिए शुरू करते हैं एक एग्जाम्पल लेके, और फिर हम देखेंगे कि समझाना क्या चाहते हैं। कहानी तो ठीक है, कहानी में कोई इफ बट नहीं करता है, कहानियां हमेशा इलॉजिकल लगेंगी, लेकिन जब आप समझा देंगे कि भाई पर्पज क्या था, मैं क्यों ऐसा लिख रहा था, ठीक है, तो बताएंगे, आप बताएंगे बिल्कुल कि इस कहानी को लिखकर मैं वो रिजल्ट जो आप पीछे देख रहे थे उनको समझाने की कोशिश करूंगा, तब आपकी बात लोग मान जाएंगे। ठीक है, कहानियां हमेशा ही लॉजिकल होंगी, लेकिन उसे रिजल्ट से कोरिलेट कराएंगे वो लॉजिकल होंगे हमेशा। देखिए तो पहला हम बात करते हैं एग्जाम्पल के लिए, हाइपर कंजुगेशन। पहले एग्जाम्पल से ही क्लियर हो जाएगा इनका पर्पज, हाइपर कंजुगेशन इन कार्बोकेटाइन। क्या हमको समझाना है यहाँ पे कि कार्बोकेटाइन, ऐसे कार्बोकेटाइन जिनके बगल में sp3 हाइब्रिडाइज अल्फा कार्बन होता है, वो बड़े स्टेबल होते हैं। कैसे समझाएंगे भाई, हाइपर कंजुगेशन इन कार्बोकेटाइन, जरा देखिए। डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, तो हाइपर कंजुगेशन में क्या इन्वॉल्व होता है पहले समझ लो। हाइपर कंजुगेशन में इन्वॉल्व होता है किसका, सिग्मा इलेक्ट्रॉन, किस बॉन्ड के, सी बॉन्ड एच के। कौन से सी बॉन्ड एच, अल्फा कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज अल्फा कार्बन हो, sp3 हाइब्रिडाइज अल्फा कार्बन हो, अरे बगल में अल्फा कार्बन, उसके सी बॉन्ड एच के इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट होता है हाइपर कंजुगेशन। अब जरा देखिए, हमने पहले ही पढ़ लिया है, कोई भी चार्ज हो, प्लस हो माइनस हो रेडिकल हो कुछ भी हो, वो जितना ज्यादा डिस्पर्स होता है, डीलोकलाइज होता है, उतना ज्यादा आराम से रहता है, स्टेबल होता है। अब देखिए, अब देखते हैं यहाँ हाइपर कंजुगेशन क्या है और कैसे इसकी स्टेबिलिटी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये देखो, इस बॉन्ड को हमने इधर कर दिया, इस बॉन्ड को इधर कर दिया, और ये दिखाएगा H प्लस, ये यहाँ पे अभी समझेंगे, डबल बॉन्ड CH2। जरा देखो क्या किया हमने, इस सी बॉन्ड एच को, इस सी बॉन्ड एच को मैंने सी की ओर ब्रेक कर दिया, इस सी बॉन्ड एच को मैंने किधर ब्रेक कर दिया, सी की ओर, समझने के लिए। तो इस सी पे क्या आएगा, माइनस चार्ज, इस सी पे क्या आएगा, माइनस चार्ज, ये माइनस और प्लस मिलकर बना लेंगे डबल बॉन्ड, माइनस और प्लस मिलकर क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड। अब जरा देखो, जैसे ही हमने हाइपर कंजुगेशन दिखाया, हाइपर कंजुगेशन दिखाया, अभी हम इसको ऑर्बिटल के टर्म में भी देखेंगे, जो वहाँ डिफिनीशन लिखा था। डिफिनीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूं, जेई एडवांस में डायरेक्ट डिफिनीशन पूछा गया था हाइपर कंजुगेशन, अगर आपके पास पीवाई की सॉल्व किया हो तो डायरेक्ट डिफिनीशन पूछा गया था कि एक्चुअली ऑर्बिटल के टर्म में क्या मतलब है, वो अभी हम देखते हैं। अब देखो जरा क्या हुआ, जैसे ही आपने हाइपर कंजुगेशन दिखाया, ठीक है, तो क्या होगा, ये प्लस चार्ज जो कार्बन पे था, ये प्लस चार्ज जो अभी कार्बन पे था, वो अब अगली बार कहाँ दिख रहा है, H प्लस, H पे डिस्पर्स हुआ कि नहीं,
H पे दिख रहा है डिस्पर्स हुआ कि नहीं। आप जरा देखो ये काम जो मैंने इस हाइड्रोजन के थ्रू दिखाया है, कितने अल्फा हाइड्रोजन है, कितने अल्फा हाइड्रोजन है भाई, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, मैंने इसके थ्रू दिखाया है। क्या काम, ये काम हम यहाँ से और यहाँ से भी दिखा सकते हैं, बिल्कुल दिखा सकते हैं, बिल्कुल दिखा सकते हैं। अगला ये वाला मैंने ये अभी यूज किया पहली बार, ठीक है, अगली बार हम ये यूज करेंगे। देखिए फिर से काम तो वही करना है। अब देखिए फिर से वही, इस सी बॉन्ड एच को तोड़ दीजिए, इस सी बॉन्ड एच का इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज कराइए, और फिर अभी ये हो गया, ये हो गया। अब अगली बार इसकी बात करिए, इसकी बात करिए। देखो जरा, मतलब क्या देखा आपने, जितनी जगह जितने अल्फा हाइड्रोजन थे उतना आपने प्लस का डिस्पर्सन दिखा दिया। भाई यही तो दिखाया आपने, जितनी जगह अल्फा हाइड्रोजन थे, 3 अल्फा हाइड्रोजन थे इसमें, 3 जगह आपने प्लस का डिस्पर्सन दिखा दिया। चेक करो जरा। अब देखो हाइपर कंजुगेशन के थ्रू क्या फायदा हो रहा है, क्यों स्टेबल हो रहा है। इस टाइप के कार्बोकेटाइन ये बता रहे हैं क्यों स्टेबल हो रहा है, क्योंकि इस टाइप के कार्बोकेटाइन में हाइपर कंजुगेशन के थ्रू प्लस का क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है। आप चेक कर लिए, HCH2 पे प्लस, अगली बार उस H पे प्लस, फिर इस H पे प्लस, फिर इस पे प्लस, डिस्पर्सन ही तो हो रहा है। अच्छी बात तो है, चार्ज का डिस्पर्सन ही तो चाहिए। नोट कर ले, नोट कर ले। अब यहाँ पे एक अगर पूछा जाए कि इस केटायन के कितने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर होंगे, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, टोटल हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर कितने होंगे भाई, तो कितना हो जाएगा, कितने हो गए टोटल, टोटल कितने हो गए, 4। 4 में क्या हुआ, अब जरा देखो, एक ओरिजिनल स्ट्रक्चर था, एक ओरिजिनल स्ट्रक्चर था, और ये 3 क्यों बने, एक ओरिजिनल स्ट्रक्चर था और ये 3 क्यों बने, क्योंकि 3 अल्फा हाइड्रोजन थे। तो हम बोल सकते हैं टोटल हाइपर नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1। नोट कर ले जरा, बिना बनाए गिन सकते हैं, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1। टोटल हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, भाई अल्फा हाइड्रोजन है तो आपने 3 जगह से दिखा दिया, अब प्लस एक ओरिजिनल स्ट्रक्चर, टोटल हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1। अब एक और सवाल आता है जो एडवांस में आया था, अगर पूछ दिया, अगर पूछ दिया टोटल टोटल हाइपर कंजुगेटिंग, दो क्वेश्चन है ध्यान देना। पहला सवाल, टोटल नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1, टोटल नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स, ध्यान दीजिए दोनों क्वेश्चन के लैंग्वेज में, टोटल नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्विंग इन्वॉल्विंग सी बॉन्ड एच, याद रखना है इन्वॉल्विंग सी बॉन्ड एच, तो वो कितना होगा, इन्वॉल्विंग सी बॉन्ड एच का मतलब है कि जहां पे आपने सी बॉन्ड एच को ब्रेक करके दिखाया है, इन्वॉल्विंग सी बॉन्ड एच का मतलब है कि वो स्ट्रक्चर जहां आपने सी बॉन्ड एच को ब्रेक करके दिखाया है, तो दैट विल बी इक्वल टू कितना होगा, दैट विल बी ओनली नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स, ओनली नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स। बस 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 बस, अभी हमें हर एक का एप्लीकेशन पार्ट देखेंगे। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स, दो टर्म लिख लो जरा, गलती हो सकता है कहीं। अगर टोटल नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1, टोटल नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स जो एडवांस में ही क्वेश्चन आया था इन्वॉल्विंग सी बॉन्ड एच, दैट विल बी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ओनली, मतलब 3, मतलब 3, टोटल तो 4 है लेकिन इन्वॉल्विंग सी बॉन्ड एच आ गया तो 3। अब जरा देखो अब क्या क्या प्रूव कर रहे हैं। पहली बात आप समझ गए होंगे कि नाम इसका नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों पड़ा है, क्योंकि एक बॉन्ड हवा में है। साफ बात है, जब ऐसा दिखाया गया कि भाई बिना रिएक्शन हुए बॉन्ड हवा में कैसे लटक रहा है, तो मैं अजीब नहीं लग रहा है, क्योंकि साफ बात है कि फिर से हम हाइपोथेटिकल चीजें ही ड्रॉ कर रहे हैं। मैंने तो शुरुआत में बोला था कहानी ही हाइपोथेटिकल है, पर्पज कुछ है। भाई ये कैसे, कौन सा ये स्ट्रक्चर है भाई हवा में लटका हुआ H प्लस, कहाँ से जुड़ा है वो, नो बॉन्ड रेजोनेंस, तो फिर ये क्यों बनाना चाहते हैं, समझ लो जरा। ठीक है, मैंने कहा कहा आप चीजों को देखेंगे तो इलॉजिकल लगेंगे, अटपटा लगेगा, क्या ये बना रहे हैं भाई, हवा में कैसा बॉन्ड है, ठीक है H प्लस लग गया हवा में, तो नाम तो नो बॉन्ड रेजोनेंस पता चल ही गया होगा कि बीच में नो बॉन्ड जैसे कंडीशन है। लेकिन अब वो कहेगा कोई कि भाई किसी ने जिसने थ्योरी दी, कोई पूछेगा बिल्कुल, जब पेपर पब्लिश होते हैं तो लोग पूछते हैं कि आप क्या बताना चाहते हैं, इससे क्या है, इसका पर्पज क्या है, ये हवा में क्या आप दिखाना चाहते हैं, हवा में जो H प्लस लटक रहा है उसको। बिल्कुल, ये तो कंफर्म है कि आपकी जो बातें आपने ड्राइंग बनाई है
आपने जो ड्राइंग बनाई है वो एक हाइपोथेटिकल ड्राइंग है भाई, बिल्कुल। बिना रिएक्शन के बॉन्ड कहाँ से ब्रेक होता है? बिना रिएक्शन के बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा? अगर ऐसा दिखा रहा है तो आपका पर्पज रिएक्शन तो नहीं दिखाना है, कुछ और बताना है। तो उन्होंने कहा कि सर ये जो हवा में लटका हुआ सी बॉन्ड एच है उससे मैं ये दिखाना चाहता हूँ। अब देखना रिजल्ट्स, बिल्कुल उससे मैं ये प्रूव करना चाहता हूँ बस कि ये जो सी बॉन्ड एच है इसकी बॉन्ड एनर्जी नॉर्मल सी बॉन्ड एच मतलब मान लो मिथेन में, मिथेन की बॉन्ड एनर्जी, मिथेन में सी बॉन्ड एच की बॉन्ड एनर्जी कुछ है, वो यहाँ पे थोड़ी सी कम है बॉन्ड एनर्जी। मतलब देखो हम क्या बता सकते हैं। और देखना ये सब चीज़ें हैं, मैंने हमेशा कहा है, क्लास में बताया है, ये सब चीज़ें हैं जिनको विकीपीडिया पे वेरीफाई कर सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। कहानियाँ झूठी हैं लेकिन रिजल्ट्स बड़े एक्यूरेट हैं। कोई कहेगा सर ये नो बॉन्ड दिखा के आप क्या प्रूव करना चाहते हैं, हवा में एच प्लस लटका के आप क्या प्रूव करना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं बताना चाहता हूँ कि ये सी बॉन्ड एच नॉर्मल बॉन्ड से कमजोर बॉन्ड है। ये सी बॉन्ड एच का बॉन्ड ऑर्डर 1 नहीं है, 1 से थोड़ा सा कम है। कोई पूछ दे कि यहाँ पे सी बॉन्ड एच का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 1 नहीं बोलना है, 1 से कुछ कम होगा, 0 से 1 के बीच का कुछ होगा बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, अब एक्चुअल रिजल्ट्स क्या है? इससे हम ये तो प्रूव कर सकते हैं, अगर कोई पूछे यहाँ पे कि सी बॉन्ड एच की बॉन्ड एनर्जी, मान लेते हैं मेथेन में सी बॉन्ड एच की बॉन्ड एनर्जी है 400 जूल पर मोल, 400 जूल पर मोल मान लेते हैं, मुझे डेटा नहीं आता है। मान लेते हैं मेथेन में सी बॉन्ड एच है, उसकी बॉन्ड एनर्जी है 400 जूल पर मोल। तो क्या आप यहाँ की बॉन्ड एनर्जी बता सकते हैं? तो बिल्कुल ये तो बोल सकते हैं, डेटा तो नहीं बता सकता हूँ मैं, लेकिन ये जरूर बोल सकते हैं कि इस कार्बोकेटाइन में जो सी बॉन्ड एच है अल्फा कार्बन वाला, उसकी बॉन्ड एनर्जी 400 से कम होगी। क्योंकि हमारा थ्योरी ये दिखा रहा है, हम थ्योरी में यही दिखाना चाहते हैं कि ये बॉन्ड ऑर्डर, ये बॉन्ड जो है सी बॉन्ड एच नॉर्मल सिंगल बॉन्ड से कमजोर है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 नहीं, कुछ कम है उससे, कुछ कम है। और बिल्कुल ये सच निकलेगा। मैंने कहा नहीं, रिजल्ट जब बोले जाएंगे वो सब सच होंगे, कहानियां तो झूठी लगेंगी। देखिए जरा, मैं आप रियलिटी समझेंगे, केमिस्ट्री को उसी तरह से पढ़ना चाहिए जिस तरह से लिखी गई है, तब एक्सेप्शन कम लगता है आपको। केमिस्ट्री को उसी तरह से आप पढ़िए जिस तरह से लिखी गई है, तो आप को एक्सेप्शन हमेशा कम लगेगा। ये सब प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि सर हाइपर कंजुगेशन की थ्योरी से हम इतना तो बता सकते हैं कि यहाँ सी बॉन्ड एच की बॉन्ड एनर्जी मिथेन से तो कम ही होगी, मिथेन से तो कुछ कम ही होगी, कमजोर है, कमजोर सी बॉन्ड एच, बॉन्ड ऑर्डर इसका 1 से कुछ कम है। फिर ये भी बता सकते हैं ये सिंगल बॉन्ड सी, देखो जरा ध्यान से ना, ये सी सिंगल बॉन्ड सी नॉर्मल से मजबूत है, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 1 से कुछ ज्यादा है, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 1 से कुछ ज्यादा है, डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है। देखो हाइपर कंजुगेशन के थ्रू डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है। तो अब 3 चीजें हमने बता दी इसमें, इस कार्बोकेटाइन के बारे में, कि ये कार्बोकेटाइन स्टेबल है क्योंकि इसमें प्लस का हो रहा है डिस्पर्सन, कैसे हो रहा है? हाइपर कंजुगेशन के थ्रू। साथ साथ में इस कार्बोकेटाइन में ये सी सिंगल बॉन्ड सी का बॉन्ड ऑर्डर 1 से थोड़ा ज़्यादा है, मतलब लेंथ थोड़ा कम है नॉर्मल सिंगल बॉन्ड से। फिर से ये सी बॉन्ड एच जो है वो नॉर्मल से कमजोर है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 से कुछ कम है। ये सब हम बता सकते हैं और यही सब रियलिटी है, कहानी कुछ भी हो। ये आप बोल रहे हैं ना बॉन्ड ऑर्डर के बारे में, बॉन्ड लेंथ के बारे में जो डेटा बोल रहे हैं, जो आप बात कर रहे हैं वो बातें सही है, उन्हीं को तो बताने के लिए लिखा गया है सब, उन्हीं को बताने के लिए, वही तो रिजल्ट है, उन्हीं को बताने के लिए कहानी लिखी जा रही है। पहले हमने देखा कि इस कहानी की जरूरत क्यों है, क्योंकि ये सब बातें आप रेजोनेंस में तो इंक्लूड कर नहीं सकते थे, नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, तो नया कहानी लिखा गया हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन। अब एडवांस में जो सवाल आया था वो लिख लेते हैं यहाँ पे। एडवांस में क्वेश्चन क्या था, हाइपर बड़ा सिंपल आया था हाइपर कंजुगेशन का। इसमें पूछा गया था टोटल नंबर ऑफ, ये एक स्ट्रक्चर है देख लीजिए, सिंपल सिंपल सिंपल, टोटल नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग सी बॉन्डेज, इन्वॉल्विंग सी बॉन्डेज, इन्वॉल्विंग सी बॉन्डेज। तो क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्विंग सी बॉन्डेज है अगर, तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जोड़िए, बस नंबर ऑफ क्या जोड़िए, अल्फा हाइड्रोजन जोड़िए। कितने हैं अल्फा हाइड्रोजन? देखो जरा, इस प्लस के रेफरेंस में अल्फा कार्बन मार्क करो, पहले अल्फा को मार्क करो, इस प्लस के रेफरेंस में ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन। अब कौन सा कार्बन हमको यूज करना है, sp3 होना चाहिए, उसके एच गिनना है हमको। भाई ऑब्वियस है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बस तो गिनना है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बस गिनना है। जरा देखिए इस कार्बन के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3, इस कार्बन के पास 3, यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3, इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, एक भी नहीं। चेक कर लीजिए, अल्फा कार्बन मार्क कर लो, ये नहीं, ये बीटा कार्बन है, अल्फा से जुड़ा कार्बन बीटा कहलाता है। अल्फा कार्बन 3 है, लेकिन इसके पास 3 हाइड्रोजन, इसके पास 3 हाइड्रोजन, इसके पास एक भी नहीं है, 0 हाइड्रोजन, 3 यहाँ है हाइड्रोजन, 3 यहाँ है, 0, टोटल कितना हो गया आंसर, दैट विल बी 6, 6। सिंपल तो है।
अब देख लेते हैं ऑर्बिटल के टर्म में। हमने लिखा था हाइपर कंजुगेशन इन्वॉल्व्स डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ सी बॉन्ड एच विथ एडजेसेंट पी ऑर्बिटल इन केस ऑफ केटायन एंड रेडिकल। तो जरा देख लेते हैं ऑर्बिटल डायग्राम, इसकी बात कर रहे हैं। चाहे इसको लिख सकते हैं हाइपर कंजुगेशन इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल, इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल के टर्म में क्या हो गए तो उसको दिखा लेते हैं। ये था CH2 प्लस। CH2 प्लस कैसा होगा? CH2 प्लस जरा देखिए, CH2 प्लस का मतलब हुआ क्या? ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, इसका p ऑर्बिटल खाली है। अरे कार्बन sp2 है, ठीक है। ये कार्बन है sp3, ये कार्बन sp3 है, ये कार्बन है sp3, ये देखिए जरा, ये कार्बन है sp3, ठीक है। ये वाला sp, ये सब कौन सा ऑर्बिटल है? ये sp3 ऑर्बिटल है। यही sp3 ऑर्बिटल क्या बनाएगा? हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाया होगा। यही sp3 ऑर्बिटल था, हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड, मैं लिख दे रहा हूँ, इसका नाम है sp3। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, वो कहीं भी रह सकते हैं। खैर, इलेक्ट्रॉन तो कहीं भी रह सकते हैं, प्रोबेबिलिटी थ्योरी चलती है अपना। तो क्या है, अब ऑर्बिटल के टर्म में क्या मतलब है? जो हमने बॉन्ड ब्रेक करके दिखाया, उसका ऑर्बिटल के टर्म में क्या करना मतलब है? इसका sp3 ऑर्बिटल अल्फा कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन का sp3 ऑर्बिटल कौन सा? जो सी बॉन्ड एच वाला sp3 है, उसकी ओवरलैपिंग किसी के दिखानी है, वो ओवरलैप करेगा एडजेसेंट एडजेसेंट p ऑर्बिटल के साथ। वो ओवरलैप करेगा एडजेसेंट p ऑर्बिटल के साथ। वही है हाइपर कंजुगेशन इन कार्बोकेटायन, ओवरलैपिंग ऑफ दिस sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, अल्फा कार्बन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल विथ एडजेसेंट p ऑर्बिटल। ये p ऑर्बिटल खाली भी हो सकता है इन केस ऑफ कार्बोकेटायन। इस p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है इन केस ऑफ रेडिकल, जो अगला हम बनाने वाला है। अभी तो हम ये खाली रखा क्योंकि CH2 प्लस की बात कर रहे हैं। ये CH2 प्लस का मतलब क्या होगा? कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है भाई? ये कार्बन भाई sp3 वाला है, ये कार्बन था, चलिए अलग से लिख दें। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या था? sp3। ये कार्बन क्या था? sp2। sp2 में दो देखो 3 बॉन्ड दिख रहे हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड, एक p ऑर्बिटल खाली, sp3 और p के बीच में ओवरलैपिंग, sp3 और p के बीच में ओवरलैपिंग। तो जो हमने ये स्ट्रक्चर बनाया था ऊपर, ये बॉन्ड ब्रेकिंग करके सी बॉन्ड एच को तोड़ के ऐसे दिखाया था, हवा में लटका हुआ H प्लस, उसका ऑर्बिटल के टर्म में हमने मतलब वहां देखा। बनाए चाहे ना बनाए, लेकिन उसको मतलब को समझे, बनाए चाहे ना बनाए, मतलब समझे। अब मेन है पर्पस। थोड़ा सा आगे बढ़ने पहले हम थोड़ा इसका एक फिर से सवाल देख लेते हैं। अरेंज क्वेश्चन, अरेंज फॉलोइंग, अरेंज फॉलोइंग in increasing order of stability, increasing order of stability। arrange following in increasing order of stability। CH3 CH2 प्लस, बहुत सिंपल क्वेश्चन। एक बार हम पर्पस समझ लेंगे तो समझ में आएगा कि क्यों लिखा गया है कहानी। क्योंकि ये देखो, ये क्वेश्चन ही रियलिटी है। मैंने कहा हमेशा जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं ना, वही रियल है, और उन्हीं को वो समझाने के लिए, वो ये दीज क्वेश्चंस आर एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, और इनको समझाने के लिए हम लिखते हैं अलग अलग टाइप की कहानियां, ठीक है। लेकिन एक कहानी परफेक्ट नहीं है सबके लिए, दिक्कत यही है, इसलिए डिफरेंट लिखना पड़ता है। एक कहानी सारे रिजल्ट्स को नहीं समझा सकती, लिमिटेशन है भाई, तो नया नई कहानियां लिखनी पड़ती है। चलिए, अब इसमें हमको बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अब सिंपल सी बात है, एक तो हमने समझ लिया है पहले शुरुआत में इंडक्टिव रेजोनेंस सब में, कि कोई भी चार्ज प्लस हो माइनस हो, जितना ज़्यादा डिस्पर्स होगा, जितना ज़्यादा डीलोकलाइज होगा, उतना वो स्टेबल रहता है। कोई भी चार्ज हो, जितना ज़्यादा डिस्पर्स होगा, उतना वो क्या रहता है? स्टेबल रहता है। इतना ही तो प्रूव करना है। अभी हमने हाइपर कंजुगेशन बनाया, चेक करिए जरा फिर से। अभी हमने हाइपर कंजुगेशन बनाया तो हमको दिख गया ये प्लस, देखो प्लस, जो कि पहले इस कार्बन पे था, अगली बार प्लस दिख रहा है यहाँ पे, फिर यहाँ दिख रहा है, फिर यहाँ दिख रहा है। ये प्लस डिस्पर्स ही तो हो रहा है, प्लस डिस्पर्स ही हो रहा है। 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन थे, तो प्लस 3 जगह डिस्पर्स हुआ।
इसका मतलब जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ही ज़्यादा प्लस डिस्पर्स होगा और उतना ही कार्बोकेटायन होगा स्टेबल, उतना ही कार्बोकेटायन स्टेबल। तो बस अल्फा हाइड्रोजन तो गिनना है। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? तो इसमें हो गया 3 अल्फा हाइड्रोजन, बस अल्फा हाइड्रोजन गिनना है, बनाने की जरूरत नहीं। भाई अल्फा कार्बन 1 है, 3 हाइड्रोजन है इसमें, sp3 अल्फा कार्बन। इसमें है 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ 3 यहाँ, टोटल कितने हो गए इसमें? 6 अल्फा हाइड्रोजन। चेक करिए जरा भाई, दोनों अल्फा कार्बन है। इसमें टोटल कितने? ये सारे अल्फा कार्बन है। ये सी प्लस के बगल में, सी प्लस तो रेफरेंस है हमारा, ये देखिए सी प्लस हो गया रेफरेंस, उसके बगल वाले कार्बन अल्फा, 9 अल्फा, 9 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें है 9 अल्फा हाइड्रोजन, तो भाई प्लस 9 जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, ये फायदा है। तो इसका मतलब स्टेबिलिटी का ऑर्डर यही है। इसमें प्लस होगा 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट, हाइपर कंजुगेशन के थ्रू इसमें 6 जगह, इसमें 9 जगह। दिस इज ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ये हम एक्सप्लेन कर पाए। अब चलिए देखते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल है, अभी तक हमने दिखाया हाइपर कंजुगेशन किसमें? कार्बोकेटायन में। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल, 3 जगह देखना है हमको हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन इन रेडिकल, लेकिन अगर आपने उसको समझ लिया तो बहुत अब नई बात नहीं। हाइपर कंजुगेशन इन रेडिकल, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। बस अंतर क्या है? रेडिकल की बात जब भी होगी तो हम क्या दिखाते हैं? होमोलिसिस। रेडिकल बनते कैसे हैं? बॉन्ड के, अगर आपने पढ़ा है इंटरमीडिएट्स वाला लेक्चर तो आपने शुरुआत में देख लिया कि रेडिकल्स कैसे बनते हैं, जब बॉन्ड की कराते हैं होमोलिसिस, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिर से यही, मान लो ये रेडिकल है। अब इस टाइप के रेडिकल भी स्टेबल होते हैं जिनके बगल में अल्फा हाइड्रोजन हो। तो अब देखते हैं क्यों। इनमें भी सी सिंगल बॉन्ड, सी में डबल बॉन्ड करेक्टर जैसा होता है, इनका भी सी बॉन्ड एच नॉर्मल से कमजोर होता है। वो सारा एक्सप्लेनेशन तो हम तुरंत बता देंगे। लीजिए भैया, इस सी बॉन्ड एच का इस बार क्या करा देंगे? होमोलिसिस। सी बॉन्ड एच का होमोलिसिस करा देंगे, बिल्कुल सिमिलर दिखेगा, लेकिन इस बार जरा देखो बस क्या क्या रहा गया? होमोलिसिस। एक स्ट्रक्चर ये बना, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, देखो जरा सर्किल कर दे रहा हूं, तो 3 जगह से ही काम करा सकते हैं। और हम देख रहे हैं यहाँ पे कि रेडिकल पहले यहाँ था, अगली बार कहाँ दिखा? एच पे। फिर जितने अल्फा हाइड्रोजन है उतनी जगह हमको रेडिकल दिखेगा। रेडिकल का डिस्पर्सन हो रहा है, और रेडिकल डिस्पर्सन होगा तो भाई ठीक है, ये स्टेबलाइज होगा ही। तो यहाँ से दिखा लिया, बस यहाँ से और यहाँ दिखाना है। मतलब जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ज़्यादा रेडिकल का होगा डिस्पर्सन। ये तो दिख रहा है क्लियर, बनाया चाहे ना बनाए, लेकिन कंक्लूजन तो देखें। जितने अल्फा हाइड्रोजन उतना ज़्यादा रेडिकल का होगा क्या? डिस्पर्सन, और उतना ही होगा वो स्टेबल। तो अभी क्या बोल सकते हैं इसके बारे में कि भाई रेडिकल स्टेबल है क्योंकि इसमें हो रहा है उसका डीलोकलाइजेशन। यहाँ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में है, स्लाइटली डबल बॉन्ड करेक्टर, ठीक है। और क्या है? सी बॉन्ड एच नॉर्मल से है कमजोर, सी बॉन्ड एच का बॉन्ड ऑर्डर 1 से कम है। ये सब हम बता सकते हैं बाय दिस थ्योरी। अब ऑर्बिटल के टर्म में ऑर्बिटल डायग्राम देख लेते हैं इसका। सिंपल अभी बनाया ही था, लेकिन चलिए देख लेते हैं ऑर्बिटल डायग्राम। क्यों बनाने की जरूरत क्या है? अगर हमने किया ही है तो मैंने बोला था वहां भी, एक बार देख लो तो। इसका अगर पूछा जाए कि ऑर्बिटल के टर्म में कैसा दिखेगा, मेहनत नहीं करने की जरूरत नहीं। ऑर्बिटल के टर्म में अगर रेडिकल को दिखाना हो तो इस बार क्या करेंगे हम? इस बार ये ऑर्बिटल नहीं लिखेंगे, यही तो है। अब क्या होगा? जो एडजेसेंट पी ऑर्बिटल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। एडजेसेंट पी ऑर्बिटल में क्या होगा? एक अनपेयर्ड, भाई रेडिकल है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पे, ठीक है। उसके साथ ओवरलैपिंग, उसके साथ, ठीक है, उसके साथ ओवरलैपिंग। एडजेसेंट पी ऑर्बिटल कंटेनिंग एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ओवरलैप विथ sp3 sp3 ऑर्बिटल ऑफ सी बॉन्ड एच। तो ये हो गया हाइपर कंजुगेशन इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल फॉर रेडिकल। चलिए एक और सवाल इसके रेफरेंस में कर ले। अरेंज फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अब आप समझ जाएंगे, ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, चलिए इस बार वही केटायन था, उसमें क्या कर देंगे? रेडिकल। हमने देखा जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा रेडिकल का डिस्पर्सन, उतना ही रेडिकल स्टेबल। आंसर तो पहले ही मिल चुका है, लेकिन फिर भी एक देख लेते हैं सवाल। इन तीनों रेडिकल में
इसको बोलते हैं प्राइमरी रेडिकल, सेकेंडरी रेडिकल, और वो है टर्सरी रेडिकल। स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर कह दिया जाए क्या होगा, इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, बस अल्फा हाइड्रोजन ही तो गिनना है, 3, 6, अभी किया था 9 अल्फा हाइड्रोजन। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा होगा रेडिकल का डिस्पर्सन, और उतना ही होगा वो स्टेबल। आप बना भी सकते हो चाहो तो। आप चाहे तो इसको बना भी सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं, बस क्या गिनना है, आना क्या चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन। देखो जरा अल्फा मार्क करो, अल्फा कार्बन कौन सा है, अल्फा कार्बन वो भी sp3, उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। इसमें 3 अल्फा कार्बन है लास्ट वाले में, शुरुआत में 1 था, फिर 2, फिर 3। अब हम करेंगे हाइपर कंजुगेशन इन एल्कीन, हाइपर कंजुगेशन इन एल्कीन। इसमें बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, एल्कीन वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइपर कंजुगेशन से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन एल्कीन में काम आएंगे। एल्कीन देखिए, जैसे भी हमने शुरुआत में इस पर्पस देखा था कि प्रोपीन में, प्रोपीन में जो सी सिंगल बॉन्ड सी है उसमें कुछ डबल बॉन्ड करेक्टर होता है। प्रोपीन में जो सी सिंगल बॉन्ड सी है उसमें कुछ डबल बॉन्ड करेक्टर होता है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, अरे यार एक्सपेरिमेंट बता रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट बताता है कि लेंथ नॉर्मल से थोड़ा छोटा है, नॉर्मल सी सिंगल बॉन्ड सी से वो छोटा है लेंथ। आप उसको झुठला नहीं सकते, आप समझा सकते हैं बस, तो समझाइए। आप समझा सकते हैं, रिजल्ट्स बदल नहीं सकते, मॉलिक्यूल के बिहेवियर को आप नहीं बता सकते, वो जो करेगा उसको समझाना ही केमिस्ट्री का काम है, और कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं। उसका जो मन करे वो करे, ठीक है, उसको जो लेंथ रखना हो रखे, जैसे एटम अरेंजमेंट हो ना हो, आप थ्योरी लगाइए, बनाइए, बताइए, तो बताएंगे बिल्कुल। हमको यहाँ जस्टिफाई करना है सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड, वो तो रेजोनेंस का काम है, जो कि ये कॉन्जुगेटेड है नहीं। लीजिए हाइपर कंजुगेशन दिखाइए, भाई मैंने बताया था एल्किन के केस में, ये एल्किन के केस में ये रेफरेंस कार्बन हो जाते हैं, जो दोनों sp2 वाले कार्बन है वो रेफरेंस कार्बन हो जाएंगे। अब उनसे जो कार्बन जुड़ा होगा वो कहलाएगा अल्फा, उनसे कार्बन जो जुड़ा होगा इधर, चाहे इधर भी हो सकता है, अल्फा कार्बन। देखो कैसे दिखाएंगे हम डबल बॉन्ड करेक्टर सिंगल बॉन्ड में, ये हो गया H+ यहाँ, और ये यहाँ। अब ये काम हम बाकी भाई 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तीन तीन जगह से दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाएंगे, यही चीज तो हम 3 जगह बनाएंगे, ये बना दे रहे, वैसे आप बना भी लेंगे। टोटल नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर कितने होंगे, 4, अल्फा हाइड्रोजन +1। टोटल नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग सी बॉन्ड एज कितने होंगे, जहां वो सी बॉन्ड एज को ब्रेक करके दिखाया आपने, दैट विल बी 3, 3 ओनली, क्योंकि 3 ही अल्फा हाइड्रोजन। ये क्या क्या प्रूव हुआ, सिंगल बॉन्ड में है डबल बॉन्ड करेक्टर, डबल बॉन्ड में है कुछ सिंगल बॉन्ड करेक्टर, सी बॉन्ड एच का बॉन्ड ऑर्डर 0 से 1 के बीच में है, 1 नहीं है, 1 से थोड़ा कम है। ये हम जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, ये जो बातें बोल रहे हैं वही रियल है, उनको समझाने के लिए वही तो डेटा पहले है उनके पास, डेटा मैंने कहा पहले होता है, रिजल्ट्स पहले वो चेक कर लेते हैं, जो भी लोग कहानी लिखते हैं, जिन साइंटिस्ट ने भी थ्योरी लिखी है, ठीक है, उनके पास रिजल्ट्स पहले है, रिजल्ट्स को समझाने के लिए बातें कहते हैं, ठीक है। इसलिए बातें हमेशा हाइपोथेटिकल लगेंगी, हवा में कैसे H+ चला गया भाई, ये कौन सा है मॉलिक्यूल है, तो इसका मतलब वो अनरियल स्ट्रक्चर्स है, कुछ समझाना कुछ और है। अच्छा, इसका भी चाहे तो हम अगर जैसे रेजोनेंस में हम लोग बना रहे थे रेजोनेंस हाइब्रिड, अगर इसका भी कोई कहे रेजोनेंस हाइब्रिड बनाइए इस मॉलिक्यूल का, तो बिल्कुल बना सकते हैं। रेजोनेंस हाइब्रिड में क्या है, लीजिए इसका भी कहे रेजोनेंस हाइब्रिड बनाइए, देखिए जरा भाई, सिंगल डबल बॉन्ड में क्या है, सिंगल बॉन्ड करेक्टर,
ये सिंगल बॉन्ड थोड़ा कमजोर है, ये सिंगल बॉन्ड कमजोर है, यहां सिंगल बॉन्ड कमजोर है थोड़ा। इसका भी हम चाहे तो बना सकते हैं, बिल्कुल दिख रहा है ये सी बॉन्ड एच क्या है, 1 से कम बॉन्ड ऑर्डर है। अब इसको यूज कैसे करेंगे, अब लगा देखिए, अब हम टर्म लिखेंगे इसका यूज, एप्लीकेशन पार्ट, ये एल्कीन के केस में। अच्छा अच्छा, इससे पहले जरा हम ऑर्बिटल के टर्म में देख लेते हैं। एल्कीन के केस में क्या लिखा गया था, इन केस ऑफ एल्कीन हाइपर कंजुगेशन इन्वॉल्व्स delocalization of sigma electrons of sp3 carbon at C bond H with adjacent pi anti-bonding orbital। ठीक है, रेडिकल और केटायन के केस में अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, रेडिकल और केटायन के केस में एम्प्टी p ऑर्बिटल, और एल्किन के केस में क्या, एम्प्टी पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो जरा देखिए इसको, इसको ऑर्बिटल के टर्म में, चलो इसको हम बात कर रहे हैं, लिखो, लिख देते हैं ऑर्बिटल डायग्राम, ऑर्बिटल डायग्राम, ऑर्बिटल डायग्राम फॉर व्हाट, हाइपर कंजुगेशन इन एल्किन। ऑर्बिटल डायग्राम कैसा दिखेगा इसका, चलिए देख लेते हैं ऑर्बिटल डायग्राम। ये है sp3 वाला कार्बन। अब देखिए जरा, चलिए इसको लिखते हैं, यहां क्या था, पाई बॉन्ड था, डबल बॉन्ड था। अब इसमें क्या हो, डबल बॉन्ड क्या होगा, पाई बॉन्ड, भाई जब दो एटम मिलते हैं तो पाई बॉन्डिंग बनता है, पाई एंटी बॉन्डिंग बनता है। तो इसका पाई पाई बॉन्डिंग से तो यहाँ बॉन्ड बना हुआ है, बॉन्डिंग वाला तो CH2 यहाँ बॉन्ड बना हुआ है। अब इसका कौन सा ऑर्बिटल खाली है, वो होगा कौन सा, पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अगर आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पढ़ा होगा तो आपको आइडिया होगा कैसा डायग्राम दिखता है। डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप से, भाई पाई बॉन्डिंग बना हुआ तो पाई बॉन्ड बन गया, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप से, प्लस माइनस माइनस। और देख लेते हैं टर्म कैसे बनता है पाई एंटी बॉन्डिंग, जब डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटल्स की, ये जब मैच करेंगे आपस में तो प्लस का कुछ कम हो जाएगा, माइनस भी कुछ कम हो जाएगा, बिल्कुल सही है, बॉन्डिंग पढ़ा है तो बिल्कुल याद होगा आपको। अब देखो, अब तो एल्कीन के केस में कैसे दिखाते हैं, एल्कीन के केस में अगर हाइपर कंजुगेशन दिखाना हो तो ये कौन सा ऑर्बिटल याद रखिएगा, ये किस ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, ये है पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ये है पाई एंटी बॉन्डिंग, और ये कौन सा ऑर्बिटल है, sp3। ये sp3 ऑर्बिटल क्या बना रहा है, सिग्मा बॉन्ड H के साथ, इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, और इन इलेक्ट्रॉन्स का इसका आपस में ओवरलैप, ये ओवरलैप, ये ओवरलैप, ये ओवरलैप, इन ऑर्बिटल्स का ओवरलैप क्या कहलाता है, ये है हाइपर कंजुगेशन इन, हाइपर कंजुगेशन इन एल्कीन। दिस इज ऑर्बिटल डायग्राम फॉर हाइपर कंजुगेशन इन एल्कीन। बना ले इसको, अल्फा कार्बन का, अल्फा कार्बन का sp3 ऑर्बिटल सिग्मा, और that will delocalize with adjacent pi anti bonding orbital, adjacent pi anti bonding orbital, pi anti bonding। ये क्वेश्चन आ चुका है एडवांस में कि हाइपर कंजुगेशन का ऑर्बिटल के टर्म में क्या मतलब है। आप देख सकते हैं PYQ वगैरह लगा रहे हो तो ये हाइपर कंजुगेशन डिफिनीशन डायरेक्ट पूछा गया था, ऑर्बिटल के टर्म में क्या मतलब है। अब सबसे बड़ी बात क्या है, एप्लीकेशन पार्ट, कि भाई ठीक है आपने बोल तो दिया झूठ मूठ का जो भी है कि ऐसा हो जाता है वो हो जाता है, लेकिन क्यों बोल रहे हो, सबसे बड़ी बात क्यों। मैंने हमेशा कहा सबसे बड़ा सवाल है कि कहानी क्यों लिख रहे हैं आप, तो अब तो सीधा बोलेंगे सर क्वेश्चन करना है इसलिए, और सही बात है क्वेश्चन ही करना है, क्योंकि आखिर में वही तो रिजल्ट्स है जिनको समझाने के लिए कहानियाँ लिखी जाती है, जिनको बच्चों को बताने के लिए, कि बच्चा तो कभी देखा नहीं प्रोटीन और कैसा होता है, लेंथ क्या है उसका, उसको क्या पता है कि प्रोटीन में सी बॉन्ड सी का लेंथ बड़ा है कि छोटा है, कैसे जानेगा, वो इन कहानियों से जानेगा। ठीक है, चलिए अब मेन एप्लीकेशन,
स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखिए जरा, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स, और हम बोल सकते हैं और प्रोपोर्शनल टू भाई नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, एक ही बात है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अभी क्वेश्चन करेंगे, एल्कीन बहुत इंपॉर्टेंट है ये थ्योरी एल्कीन के लिए। डायग्राम आप बना लीजिए, ऑर्बिटल के टर्म में क्या मतलब है, नॉर्मली भी बनाया, वैलेंस बॉन्ड के हिसाब से भी डायग्राम बनाया हमने। ऊपर वाले डायग्राम को भाई वैलेंस बॉन्ड के हिसाब से आपने दिखा दिया, तोड़ मोड़ के। ऑर्बिटल के टर्म में भी डायग्राम दिखा दिया। आप देखते हैं एप्लीकेशन पार्ट। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर चाहे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। सवाल देखिए, सवाल और भी इसका क्या पर्पज कर देखेंगे। अरेंज फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ये क्वेश्चन बहुत आता है एल्कीन वाला, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। और आगे जब एलिमिनेशन रिएक्शन वगैरह पढ़ेंगे, सेटजफ हॉफमैन रूल पढ़ेंगे, आप सब टर्म आता रहेगा, उसमें बड़ा डिफरेंस आएगा स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन का। अरेंज फॉलोइंग एल्कीन्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, बहुत सिंपल सवाल लेते हैं पहले। CH3 डबल CH डबल बॉन्ड CH, चलो एक और लिख लो, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन, फिर है ब्यूटूइन, फिर है 2,3 डाइमेथाइल ब्यूटूइन। ये 4 एल्कीन है, ये 4 एल्कीन हमको दिए हुए हैं और इनका बताना है क्या, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो बस क्या जोड़ना है हमको, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन चाहे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा के लिए पहले पोजीशन मार्क करिए, अल्फा के लिए रेफरेंस क्या है, एल्कीन में क्या रेफरेंस पोजीशन होता है, C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C रेफरेंस है। अब इनसे जो कार्बन जुड़े होंगे, C डबल बॉन्ड C तो मार्क करना पड़ेगा, पहले C डबल बॉन्ड C को मार्क करना, इनको नहीं छूना है, C डबल बॉन्ड C को मार्क करिए, उनसे जो जुड़े होंगे उनको अल्फा लिखिएगा बाद में, पहले आपने रेफरेंस मार्क कर लिया। अल्फा का कोई डिफिनेशन नहीं है, रेफरेंस के हिसाब से चलता है। एल्कीन में रेफरेंस क्या है, C डबल बॉन्ड C। अब इनसे जो कार्बन जुड़े होंगे, इनके बगल में sp3 कार्बन, वो हमारे काम के हैं, उनके हाइड्रोजन हम जोड़ेंगे, वो होंगे अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ही स्टेबल एल्कीन। अब जरा देखिए एथीन को, देखिए जरा, क्या एथीन में अल्फा कार्बन है कहीं, रेफरेंस को आपने मार्क कर लिया, बचा क्या, रेफरेंस को तो आपने मार्क कर लिया, बचा कहाँ अल्फा कार्बन, ठीक है, इसमें तो अल्फा कार्बन ही नहीं, इसमें तो अल्फा कार्बन ही नहीं। हम आगे चलते हैं, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन, 0 अल्फा हाइड्रोजन। एथीन में कितने अल्फा हाइड्रोजन, 0, अल्फा कार्बन ही नहीं है यार, 0 अल्फा कार्बन, 0 अल्फा हाइड्रोजन। चलिए प्रोपीन को देखिए, प्रोपीन में ये है अल्फा कार्बन, C डबल बॉन्ड C के बगल वाला sp3 कार्बन, अल्फा कार्बन, कितने अल्फा हाइड्रोजन है भाई, 3 अल्फा हाइड्रोजन, बस वही तो लिखना है। अब जरा देखिए ब्यूटीन में, ब्यूटूइन में, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ब्यूटीन में ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, कितने टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे, 3 अल्फा इधर, 3 अल्फा इधर, 6 अल्फा हाइड्रोजन। चेक करिए जरा, 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए उधर। अब 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटूइन, 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटूइन के अल्फा पहले मार्क करिए, अल्फा अल्फा अल्फा, जो रेफरेंस से डायरेक्टली अटैच हो, जो रेफरेंस कार्बन से डायरेक्टली अटैच हो वही अल्फा है। रेफरेंस को मार्क कर लिया, फायदा हो गया। कितने अल्फा कार्बन है, 4, टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 12 अल्फा हाइड्रोजन। तो आई होप कि आपको आंसर पता चल गया होगा, आंसर यही था। आंसर क्या होगा, यही ऑर्डर भी है, यही सबसे स्टेबल कौन है लास्ट में, यही इंक्रीजिंग ऑर्डर, यही इंक्रीजिंग ऑर्डर भी। अब चलो ये इसी से रिलेटेड एक और सवाल देखते हैं। मान लो क्वेश्चन पूछ दिया, ये तो आपने स्टेबिलिटी की बात की कि सबसे स्टेबल कौन सा है, 2 3 डाइमेथाइल ब्यूटूइन। सबसे बेकार कौन, सबसे अनस्टेबल कौन सा है, एथीन, खुद एथीन। अब देखो और क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अगर मान लो लेंथ लिख दिया, सब जगह C डबल बॉन्ड C का लेंथ, इस लेंथ को हमने L1 लिखा, इस लेंथ को L2 लिखा, इस लेंथ को L3 लिखा, मान लो जरा ध्यान देना, इस लेंथ को L4 लिखा, सब जगह C डबल बॉन्ड C का लेंथ लिख दिया, क्योंकि यही सब समझाना था ना। देखो मैंने कहा, हमेशा कहा लेंथ बॉन्ड ऑर्डर यही सब तो समझाना, यही सब तो रियल है, ये सब तो वो चीज़ें हैं जिनको विकीपीडिया पर आप देख सकते हैं कि ठीक है, और कंपेरिजन आप पहले खुद कर सकते हैं, और आप सोचेंगे कि हमारे हाइपर कंजुगेशन के हिसाब से
लेंथ का ये ऑर्डर होना चाहिए। फिर आप विकिपीडिया देखो और आपका आंसर सही निकलेगा। तब आप समझेंगे कि कहानी का मतलब क्या है, कहानी कितना इंपॉर्टेंट था ये। जब ये सब करने लगते हैं तो समझ में आता है कि कहानी क्यों लिखी गई थी। शुरू में तो बड़ा झूठा लग रहा था, एच प्लस का हवा में लटका दिया सर ने, फोकट में, झूठ मूठ का। तो सर मान रहे हैं, मैं मान रहा हूँ कि झूठ मूठ का था, लेकिन अब हम देखेंगे कि वो झूठ का कितना फ़ायदा हमारे, कितना फ़ायदा हमारे लिए जब हम इस सब सवाल करेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि चलिए लेंथ अगर हम L1, L2, L3 और L4 लिख दे रहे हैं तो बताइए लेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा। ऑब्वियस है। अब जरा देखा हमने, एक बार फिर से रेफरेंस लेते हैं। ओहो, एक बार ऊपर चलते हैं जरा, देखिए जरा, देखो 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 मिला अगर यहाँ से, जरा देखो, जैसे ही आपने हाइपर कंजुगेशन दिखाया, हाइपर कंजुगेशन में आपने देखा कि डबल बॉन्ड में क्या आ रहा है, सिंगल बॉन्ड करेक्टर। चेक करो, हाइपर कंजुगेशन में क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है कि नहीं। चेक करो, हमने जैसे प्रोपीन का बनाया तो हमने इतना आइडिया लग गया कि डबल बॉन्ड में सर सिंगल बॉन्ड करेक्टर है, बिल्कुल है ये। तो क्या हम यहाँ से एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि जितना ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा उतना ज़्यादा डबल बॉन्ड में आएगा सिंगल बॉन्ड करेक्टर। बिल्कुल बोल सकते हैं आप, देखिए सिंपल, कोई नई बात नहीं बोल रहा हूँ, आपने दिखा दिया है कि डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड करेक्टर हाइपर कंजुगेशन के थ्रू भी आता है, हाइपर कंजुगेशन के थ्रू भी आता है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि जितना ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा उतना ज़्यादा डबल बॉन्ड में क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड करेक्टर आएगा। अब हमारे सवाल का जवाब यही तो था, यही था हमारे सवाल का जवाब, बस हो गया हो गया हो गया। अब आंसर आप सोच, बहुत लोग कर लिए होंगे इस बात के बाद कि क्या आंसर होगा इसका, क्या आंसर आने वाला है, लीजिए। अब वो हमने चेक कर ही लिया कि सबसे ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन कहाँ है, लास्ट वाले में। तो इसका मतलब सबसे बड़ा लेंथ किस में आएगा, सबसे ज़्यादा सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड करेक्टर, किस डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड करेक्टर आएगा, L4 में। L4 सबसे बड़ा होगा, फिर L3, फिर L2, सबसे छोटा लेंथ प्योर डबल बॉन्ड है एथीन का। तो हम लेंथ के कंपैरिजन भी कर सकते हैं। और फिर आप देखिए जाके, ये वो सवाल है जो तुरंत चेक करो यार, तुरंत विकिपीडिया डालो, 2 मिथाइल ब्यूटेन जो भी नाम डालिए, लेंथ डालिए, आ जाएगा। तो जब भी कोई किसी ने बेकरनाथन ने कहानी लिखी होगी तो उन्होंने बताया होगा ना कि देखो आप देख लो कि क्या क्या कर सकता हूँ मैं इससे। ये तो कुछ कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जितने ज़्यादा आप सवाल करते जाएंगे वो उन एग्जाम्पल्स को, वही तो उन्होंने एग्जाम्पल्स एनालाइज किए होंगे तो कहानी लिखी होगी। ठीक है, तो एक्सेप्टेड है वो, बिल्कुल एक्सेप्टेड है। फिर से सोचिए क्या है, हाइपर कंजुगेशन से क्या आता है, डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड करेक्टर। जितना ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन उतना ज़्यादा डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड करेक्टर आएगा, लेंथ बढ़ता जाएगा। अब एक और चीज़ कर सकते हैं हम, एक और चीज़ कर सकते हैं इससे, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का कंपैरिजन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन थर्मो में पढ़ेंगे भी, आप थर्मोकेमिस्ट्री में इसको पढ़ते हैं, आप न्यूमेरिकली निकालते हैं। तो हम लोग यहाँ बस कंपेरिजन करेंगे, भाई एक्चुअल वैल्यू कितनी होती है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के लिए, क्या डेटा चाहिए। आप ये सब करते हैं थर्मोकेमिस्ट्री में, अगर आपको देखना भी है तो आप मेरे थर्मोकेमिस्ट्री के लेक्चर्स देख सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं वहाँ पे मैंने। लेकिन यहाँ तो हम बस क्वालिटेटिव बात करेंगे, किसका ज़्यादा किसका कम, यही कर सकते हैं, डेटा नहीं। मैं ठीक है, क्वान्टिटेटिव नहीं, क्वालिटेटिव हम बात करेंगे। इट इज़ डिफाइंड एज, it is defined as amount of energy released, amount of energy released when 1 mole of reactant, 1 mole of unsaturated compound, जिसमें पाई बॉन्ड हो, उसी के लिए है अनसेचुरेटेड कंपाउंड, एल्कीन, एल्काइंस, बेंजीन, उनकी बात कर रहे हैं, पाई बॉन्ड वाले कंपाउंड। आई होप कि आप अनसेचुरेशन तो जानते ही होंगे। 1 mole of unsaturated compound reacts completely with hydrogen, reacts completely with hydrogen to produce saturated compounds, to produce saturated compounds। देखिए देखिए, ये वो रिएक्शन है जो आपने 10th में पढ़ रखा है। 10th में पढ़ा कि जब एल्कीन पे है, चलो एथीन का एग्जांपल लेते हैं, एथीन का रिएक्शन कराते हैं H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, निकल पैलेडियम प्लेटिनम। ठीक है, तो क्या बनता है, एल्केन। पाई बॉन्ड को हटा के आप, पाई बॉन्ड को हटा के दोनों कार्बन पे एच लगा देते हो,
पाई बॉन्ड को हटा के दोनों कार्बन पे क्या लगा देते एच। और इस प्रोसेस में ठीक है, बन गया ना, अनसैचुरेटेड था एल्कीन, इससे बन गया सैचुरेटेड कंपाउंड। इस प्रोसेस में ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है, जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब देखो भाई, ये तो चलो कुछ थियोरेटिकल बात हो गई, डिफिनीशन हो गया। हमको कंपेरिजन करना है एंथैल्पी का। 3-4 एल्कीन दिए हुए, सब बातें सिंपल सी बात है। कोई भी एल्कीन, मतलब डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल एल्कीन हो, एल्काइन हो, ठीक है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड, उसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो सैचुरेटेड कंपाउंड बनेंगे, एनर्जी रिलीज होगी। मतलब हर एल्कीन एल्काइन कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है, रिलीज ही करता है, कोई टेंशन नहीं। हमको कंपेरिजन करना है कम ज़्यादा किसे। 3-4 एल्कीन दिए हैं, उनका दे दिया हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, कंपेरिजन कीजिए, देखते कैसे। पहले क्या करना है, जितना ज़्यादा पाई बॉन्ड होगा उतने मोल H2 के लगेंगे। यहाँ तो एक पाई बॉन्ड था, 1 मोल H2 लगा, 2 पाई बॉन्ड हो सकता है, 2 मोल H2। जितना ज़्यादा पाई बॉन्ड होगा उतने मोल H2 के लगेंगे और उतना ही ज़्यादा हीट लिबरेट होगा, उतना ही ज़्यादा हीट लिबरेट होगा। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, पहला पार्ट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मैं बात कर रहा हूँ मैग्नीट्यूड की, मैग्नीट्यूड बस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, पहला सवाल, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। लेकिन ये पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी मतलब देखिए जरा, मान लो इन तीनों में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात कर दिया, ऑब्वियस है भाई, इसमें बेचारे में एक पाई बॉन्ड है, कम हीट रिलीज करेगा, इसमें 2 है, इसमें 3 है। पाई बॉन्ड बढ़ता जाएगा तो हीट रिलीज बढ़ता जाएगा, ठीक है। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, इसलिए मॉड मैंने लिख दिया है, अमाउंट ऑफ रिलीज एनर्जी विल इंक्रीज एज पाई बॉन्ड विल इंक्रीज, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला केस हो गया क्या, पहला हो गया हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, और अलग अलग कंपाउंड है, पाई बॉन्ड जिसमें ज्यादा है उसमें ज्यादा हीट रिलीज होगा। दूसरा सवाल है में, दूसरा कंडीशन, इफ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आर सेम, यहां पे हमारा काम आएगा हाइपर कंजुगेशन का। इफ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आर सेम, पाई बॉन्ड्स आर सेम, देन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, प्लीज मॉड लिख दे रहा हूं मैं ताकि हम बस मैग्नीट्यूड में ठीक है कंसर्न है। मॉड ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, प्लस माइनस छोड़िए, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, mod of heat of hydrogenation is directly proportional to, inversely proportional to stability of alkene, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। जितना स्टेबल एल्कीन उसका कम हीट रिलीज करेगा, जितना स्टेबल एल्कीन होगा उतना ही वो कम हीट रिलीज करेगा, जितना स्टेबल एल्कीन उतना ही वो कम हीट रिलीज करेगा। देखिए देखिए एग्जाम्पल, क्यों ना हम वही सवाल ले, क्यों ना वही सवाल ले, ये था और क्या था, एथीन था, चलिए तीन सिंपल लगते, और ये था। जितना स्टेबल एल्कीन, पाई बॉन्ड पहले चेक कर लीजिए, तीनों में सेम है, पाई बॉन्ड चेक करिए भाई, तीनों में सेम है। मान लो पूछ दिया इसमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। सबसे अनस्टेबल कौन सा है, 0 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें है 6 अल्फा हाइड्रोजन, दिखा दिया हमने, उसमें कितने थे 12, सबसे स्टेबल वो था, तो सबसे कम हीट रिलीज कौन करेगा, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटोइन। तो यहाँ ऑर्डर क्या हो जाएगा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, जितना स्टेबल उतना कम हीट रिलीज करेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शन है, गलत मत लिखना। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मॉड किसके लिए होगा सबसे ज्यादा, अगर इसको 1 दे देते हैं, इसको 2, इसको 3, सबसे ज्यादा कौन रिलीज करेगा भाई 1, सबसे जो अनस्टेबल है, फिर 2, फिर नोट कर ले। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज सबसे ज्यादा किस में आएगा, एथीन में, फिर 2 ब्यूटीन में, फिर 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटोइन में, सबसे कम। ये क्वेश्चन आपको बहुत मिलेगा एल्कीन के लिए, लेकिन ये सब तब करना है जब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम हो, तब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम हो तो हाइपर कंजुगेशन गिन लीजिए, हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा, स्टेबिलिटी ज़्यादा तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम, कम।
चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन इसके, अब आराम से आप कर सकते हैं। अरेंज फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ये एल्कीन्स है। ठीक है, पहली बार से देखो जानबूझ के पाई बॉन्ड सेम है, उसके बाद बात करिएगा पाई बॉन्ड सब में सेम है। अब देखो जरा, हम देखेंगे पाई बॉन्ड स्टेबलाइज, जहाँ जो स्टेबल होगा वहाँ हीट रिलीज कम होगा। और स्टेबिलिटी के लिए पहला फैक्टर, अब ये मत सोचिएगा कि केवल हाइपर कंजुगेशन की बात करेंगे, हमने देखा रेजोनेंस भी स्टेबिलिटी के लिए जिम्मेदार है, पाई पाई कॉन्जुगेशन से भी स्टेबिलिटी आती है। और याद रखिएगा, अब चूंकि आज हमने सब पढ़ लिया है, तो यूजुअली मैं बता दूं, हम लोग बात क्वेश्चन तो बहुत करेंगे, लेकिन क्वेश्चन में सबसे पहले इफेक्ट जो सोचेंगे, सबसे प्रोमिनेंट इफेक्ट वो है रेजोनेंस। यूजुअली प्लीज कुछ बातें अलग हो जाएंगी, थ्योरी है। सबसे पहले हम इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है? रेजोनेंस इफेक्ट। फिर इंपॉर्टेंट है हाइपर कंजुगेशन, और सबसे बेकार इफेक्ट जिसकी कम चर्चा होगी लेकिन होगी, बिल्कुल होगी, इंडक्टिव। हम इस क्रम में सवाल में सोचेंगे। ये नहीं कि आज हाइपर कंजुगेशन पढ़ने तो बस हाइपर कंजुगेशन और अल्फा हाइड्रोजन की बात करें, पुराना भी याद करिए। ठीक, तो क्वेश्चन में हम इस क्रम में सोचेंगे। अब इस क्रम में सोचने का मतलब क्या है? ये तो हम जानते हैं कि जितना स्टेबल एल्कीन होगा, चलिए नंबरिंग करते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। जितना स्टेबल एल्कीन होगा उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतना कम आएगा। अब स्टेबिलिटी हाइपर कंजुगेशन के थ्रू भी आ सकती है, और पाई पाई कंजुगेशन रेजोनेंस के थ्रू भी आ सकती है। और रेजोनेंस इफेक्ट डोमिनेंट इफेक्ट है। यूजुअली रेजोनेंस इफेक्ट क्या है? डोमिनेंट इफेक्ट है, याद रखिएगा। यूजुअली रेजोनेंस इफेक्ट इज डोमिनेंट इफेक्ट। एक दो जगह हम अलग केसेस देखेंगे, दूसरी बात है, लेकिन यूजुअली रेजोनेंस इफेक्ट इज डोमिनेंट इफेक्ट। तो पहले पहले ये देखना है कि किसमें पाई बॉन्ड जो है रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज है। आप चेक कर सकते हैं, जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, जो कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड है, वो दूसरा ही है। हाइपर कंजुगेशन जाए भाड़ में, बात की बात करेंगे, ये नहीं कि आज पढ़ा था उसी का पहले सोचिए। हाइपर कंजुगेशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है रेजोनेंस फैक्टर। इसमें दोनों पाई बॉन्ड क्या है? आपस में कॉन्जुगेशन में है, और ये सबसे स्टेबल एल्कीन है। तो अगर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात करें, मैग्नीट्यूड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, चलो इसको मैं लगा दिया मैंने मॉड, ताकि कोई सबसे कम, ये तो कन्फर्म है 2 का आएगा, सबसे कम आएगा। सबसे स्टेबल है, सबसे कम हीट लिबरेट करेगा। अब इन दोनों में देखो, दोनों में पाई बॉन्ड में रेजोनेंस नहीं है। यहाँ 1 और 3 में पाई रेजोनेंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, चेक कर लीजिए। अगर आप कॉन्जुगेटेड सिस्टम जानते हैं, नहीं जानते हैं तो पढ़िए कि कॉन्जुगेटेड नॉन कॉन्जुगेटेड क्या होता है। शुरू से एकदम सीक्वेंस में लेक्चर रहेंगे मेरे, एड्रेस भी कर दिया मैंने, जरूर देखिए, आपको मजा आएगा सीक्वेंस। कुछ ना समझ में आया तो भी लिखना। अब इन दोनों में देखिए जरा, रेजोनेंस तो है नहीं, तो क्या बचा? रेजोनेंस के बाद दूसरा फैक्टर हाइपर कंजुगेशन फैक्टर, अल्फा हाइड्रोजन फैक्टर। चलिए चलिए गिनते हैं, अब क्या करना है। जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना स्टेबल। इस डबल बॉन्ड के रेफरेंस में अल्फा यहाँ पे, अल्फा यहाँ पे। इस डबल बॉन्ड के रेफरेंस में कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 4, 4 यहाँ पे। इस डबल बॉन्ड के रेफरेंस में कितने अल्फा हाइड्रोजन? भाई इस डबल बॉन्ड, ये भी अल्फा कार्बन है, यहाँ एक हाइड्रोजन है। इस डबल बॉन्ड के रेफरेंस में जरा देखो, इस डबल बॉन्ड के रेफरेंस में 4 अल्फा हाइड्रोजन है, 4 अल्फा हाइड्रोजन है। इस डबल बॉन्ड के रेफरेंस में है 3 अल्फा हाइड्रोजन, याद रखिएगा, एक जगह 4, एक जगह 3। यहाँ देखते हैं, इस डबल बॉन्ड के रेफरेंस में, इसके रेफरेंस में 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो मैं लिख दे रहा हूँ, आप रुको रुको, यहाँ नहीं तो भूल जाओगे। इस डबल बॉन्ड के रेफरेंस में है 4 अल्फा हाइड्रोजन, इस डबल बॉन्ड के रेफरेंस में है 3 अल्फा हाइड्रोजन। इतना तो आना चाहिए। अब यहाँ पे है, इसके रेफरेंस में 3 अल्फा हाइड्रोजन, और इसके रेफरेंस में है कितने भाई? 3, 3 जरा देखिए, 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, देखते, तो ऑब्वियस है वहाँ कम से कम 3 तो एक जगह है उसमें, जो एक्स्ट्रा फैक्टर है। यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन है और उसमें 4 अल्फा हाइड्रोजन, इसका मतलब 3 इज मोर स्टेबल देन 1, 3 इज मोर स्टेबल देन 1। इसका मतलब 1 सबसे ज्यादा हीट लिबरेट करेगा, फिर 3, फिर 2। स्टेबिलिटी का ऑर्डर जस्ट इसका उल्टा कर दो, स्टेबिलिटी का ऑर्डर जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए। बस इतना ही तो मिलाना था। पहले रेजोनेंस चेक कर लिया, पहले तो सबसे पहले क्या देख लिया? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, ठीक है। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जब से निकला तो अब देखा स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के लिए क्या फैक्टर की? कहीं भाई, एक तो हाइपर कंजुगेशन है, लेकिन उससे भी उनका बाप है रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट के थ्रू अगर पाई बॉन्ड स्टेबलाइज हो रहा है, तब तो भाई कहना क्या, सबसे स्टेबल 2 नंबर। अब जिसमें रेजोनेंस इफेक्ट नहीं था उसमें अल्फा हाइड्रोजन गिनी। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है अगर कोई पाई बॉन्ड एरोमेटिक हो जाए, कहीं पे कोई कंपाउंड पाई बॉन्ड क्या है, एरोमेटिक जैसा हो जाए, जरा वो देखिए, मान लो ये सवाल है, ये भी देख लेते हैं, ताकि हम ये ना देखें कि बस हमको ये हाइपर कंजुगेशन देखना है, ऐसा ना सोचे।
चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये कंपाउंड में हमको करना है वही हीट ऑफ हाइड्रोजन, चाहे स्टेबिलिटी का ऑर्डर। चलिए हम बात करते हैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर, कोई दिक्कत नहीं। हीट ऑफ हाइड्रोजन भी कर सकते हैं, क्यों नहीं, दोनों काम करने की जरूरत नहीं है। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, पूछ दिया मान लो, तो सबसे पहले पाई बॉन्ड चेक करिए, तीनों पाई बॉन्ड सेम है। अब स्टेबिलिटी, जो जितना स्टेबल होगा, जो जितना स्टेबल होगा उतना कम हीट रिलीज करेगा। आपको पता है एरोमेटिक कंपाउंड सबसे अच्छे होते हैं। एरोमेटिक, फिर क्या आता है नॉन एरोमेटिक, उसके बाद क्या आता है एंटी एरोमेटिक। तो एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो है 2, सबसे कम हीट रिलीज करेगा बेंजीन। मॉड, प्लीज ये मॉड है जो भी है, मैग्नीट्यूड सबसे कम है एरोमेटिक एसिडिटी। उसके बाद क्या है, इन दोनों में 3 3 पाई बॉन्ड है। आप देखेंगे ये स्ट्रक्चर नंबर 1 में तीनों पाई बॉन्ड आपस में कॉन्जुगेशन में है। स्ट्रक्चर नंबर 3 में क्या है, 2 पाई बॉन्ड तो कॉन्जुगेशन में है, अगली बार कॉन्जुगेशन क्या हुआ, ब्रेक हो गया, ए डबल बॉन्ड बी सी डी, 2 ही पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, चेक कर लीजिए। और इसमें तीनों पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, तो सबसे स्टेबल, सबसे अनस्टेबल जो है वो 3 वाला है, ज्यादा हीट रिलीज करेगा। फिर 1 along with हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन से पहले हमने रेजोनेंस और एरोमेटिसिटी भी सोचा है, उसको नहीं भूलना है, उसको नहीं भूलना है। ये क्वेश्चन आप कर लेंगे बिल्कुल, ये क्वेश्चन आप बस अल्फा में मार्क कर दे रहा हूँ। क्या करना है, अल्फा हाइड्रोजन तो गिनना, अल्फा 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 अल्फा, गिनते रहिए अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा, स्टेबिलिटी ज़्यादा, अल्फा बस मार्क करिए। अल्फा करने के लिए क्या करना है भाई, अल्फा करने के लिए हमको रेफरेंस पोजीशन को मार्क कर देना है। अल्फा करने के लिए हमको रेफरेंस पोजीशन, देखिए हमने जैसे रेफरेंस कार्बन मार्क करिए, ये है रेफरेंस पोजीशन, ये है रेफरेंस, ओहो चलिए कोई बात नहीं, ये है रेफरेंस, देखो इसमें ये रेफरेंस कार्बन है, ये रेफरेंस है, ये रेफरेंस है। अब इनसे जो कार्बन जुड़े होंगे उनको अल्फा कार्बन बोलेंगे, अल्फा के हिसाब से हम निकाल लेंगे। कर लेना इसको, जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतने ज़्यादा स्टेबल। ये भी सिमिलर क्वेश्चन, चलो इसको मैं कर दे रहा हूँ, इसमें कर दूँ मैं इसको। देखिए ये अल्फा कार्बन, अल्फा अल्फा अल्फा, कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, 3 3 6 2 8 10, 10 अल्फा हाइड्रोजन इसमें, चेक कर लीजिएगा 10 अल्फा हाइड्रोजन इसमें। ये अल्फा, ये अल्फा, कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, 3 अल्फा हाइड्रोजन इसमें, इसमें ये अल्फा, ये अल्फा, कितने अल्फा हाइड्रोजन, 4 अल्फा हाइड्रोजन। आंसर आ चुका है 1 2 3 अगर है ये, तो सबसे स्टेबल क्या लिखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, सबसे स्टेबल पहला, पहला 3 3 6 4 10, फिर कौन सा तीसरा, फिर कौन सा दूसरा। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जस्ट इसका उल्टा आएगा ऑर्डर, इन केस पूछता है तो। अब एक बड़ा अच्छा सवाल है इस मामले में, इस सीक्वेंस में दिक्कत तब होगी जब अल्फा हाइड्रोजन सेम हो जाएगा, तब जब हमारा ये फैक्टर, अभी तो बड़ा फटाफट कर रहे थे सर, रेजोनेंस चेक कर लीजिए, ठीक है, नहीं मिला तो एरोमेटिसिटी चेक कर लीजिए, उस नहीं मिला तो हाइपर कंजुगेशन चेक कर लीजिए। अगर मान लो ऐसा भी हो सकता है कि कई बार हाइपर कंजुगेशन अगर सेम हो जाए, तब हम कुछ और फैक्टर भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल जरा देखिए, एग्जाम्पल ज़्यादा क्लियर करेगा। मान लेते हैं हमारे पास है ये, इसको बोलते हैं सिस टू ब्यूटीन, ये है ट्रांस टू ब्यूटीन, और ये है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको दिमाग में रखना पड़ेगा। ये है, दिस इज कॉल्ड सिस टू ब्यूटीन, यहाँ मिथाइल मिथाइल लगा है भाई, ये मिथाइल मिथाइल, ये मिथाइल मिथाइल, ये मिथाइल मिथाइल, ये भी मिथाइल मिथाइल। अब मान लो पूछा है इसमें स्टेबिलिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर, स्टेबिलिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब देखना जरा, अब तक हमने जो पढ़ा वो काम नहीं आएगा इसमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, क्योंकि आप देखेंगे ये वाला सवाल में हाइपर कंजुगेशन तो सेम हो जाएगा, ये है सिस टू ब्यूटीन, आगे पढ़ेंगे भी आप आइसोमरिज में, ट्रांस टू ब्यूटीन, और ये है आइसोब्यूटीन। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, अब तक तीनों में चेक कर लो, 6 अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन। क्या तीनों में कहीं रेजोनेंस है, बिल्कुल नहीं है, तो वो फैक्टर कंसीडर करने लायक नहीं है, फिर भी आंसर तो बताना है। तो सिस और ट्रांस में ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, ट्रांस। क्यों, सिस में क्या है, मिथाइल मिथाइल ग्रुप पास में लगे हुए, इनमें क्या होगा, रिपल्सन, इनमें क्या होगा, स्टेरिक रिपल्सन, स्टेरिक क्राउडिंग लिख दे रहा हूं मैं इसको,
भाई बल्कि ग्रुप पास पास में है, इनमें क्या होगा, रिपल्सन, रिपल्सन से सिस्टम होता है अनस्टेबल। तो सिस और ट्रांस में क्या होगा, देखो दूर हो गए, अब इससे दूर क्या बनाएंगे, ट्रांस में दो बल्कि ग्रुप थे, मिथाइल ग्रुप दूर हो गए, तो ट्रांस ज्यादा स्टेबल है। पहले हमने हाइपर कंजुगेशन चेक कर लिया, उससे कुछ फायदा नहीं होगा, बराबर है सर। अब मेन ये वाला सवाल था, ये तो आसान है कि सिस और ट्रांस में ट्रांस ज्यादा स्टेबल। मिथाइल मिथाइल में अब जरा देखिए, इसमें जरा देखो इसमें कैसा है, इसमें हाइपर कंजुगेशन दिखाएंगे जब ट्रांस टू ब्यूटीन चाहे सिस टू ब्यूटीन में, आप देखिएगा बना के, इसमें हाइपर कंजुगेशन एक बार इसे दिखाएंगे और एक बार ऐसे दिखाएंगे, रिवर्स डायरेक्शन में। इसमें हाइपर कंजुगेशन दिखाएंगे ट्रांस टू ब्यूटीन में अपोजिट डायरेक्शन में, और इसमें सारा हाइपर कंजुगेशन आप बना के देख सकते हैं आप, इसमें सारा आइसोब्यूटीन में आप हाइपर कंजुगेशन एक सिंगल डायरेक्शन में दिखाएंगे, सिंगल डायरेक्शन में, जिसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव हाइपर कंजुगेशन, और ये है डिस्ट्रक्टिव हाइपर कंजुगेशन। तो कंस्ट्रक्टिव वाला ज्यादा स्टेबल होता है, लिख सकते हैं आप चाहे, ठीक है। इसमें ट्रांस टू ब्यूटीन में कैसा है, डिस्ट्रक्टिव हाइपर कंजुगेशन इन अपोजिट डायरेक्शन, हाइपर कंजुगेशन इन अपोजिट डायरेक्शन, इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव हाइपर कंजुगेशन, चलिए लिख लेना। और इसमें है कंस्ट्रक्टिव। तो अगर ऐसा भाई, लेकिन ये सब बातें तब कर रहा है जब हाइपर के नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सेम हो गया है, वो हम कर नहीं पाए, तो ये भी फैक्टर कभी आ सकते हैं। याद रखिए स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, ये इसमें है कंस्ट्रक्टिव हाइपर कंजुगेशन। कंस्ट्रक्टिव हाइपर, नोट करो। बड़ा स्पेशल केस है ये, बिल्कुल क्वेश्चन करेंगे, इसलिए क्वेश्चन बहुत सारा करना चाहिए ताकि हमको वेरिएशंस पता चले। कई बार हम नॉर्मल थ्योरी से कहीं कहीं तो फंसी सकते हैं, भाई थ्योरीज है, आप सारी, अगर इतना ही आसान होता तो एक ही थ्योरी में सब क्यों इतना लिखवा रहे हैं, क्यों इतना पढ़ना पड़ता है, एक ही थ्योरी सब आंसर आ जाता है, सारा ठीक है एक्सप्लेनेशन हो जाता है, सारे रिजल्ट्स आप एक्सप्लेन कर पाते हैं, फंस गए ना। तो परफेक्ट कोई थ्योरी नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट नहीं है थ्योरी, कहानी तो है, बेचारा करके हाथ चलो हाथ जोड़ लिया, अल्फा हाइड्रोजन हमने बताया, लेकिन कहीं कहीं पे भाई काम नहीं करूंगा, थोड़ा सा कुछ अलग अलग फैक्टर भी आप समझिएगा। हर कहानी में कोई नई बात नहीं बोल रहा हूँ, ये नहीं कि मेरी मजबूरी है, आप कोई भी कहानी उठा लीजिए, ठीक है, पूरी केमिस्ट्री में कोई भी थ्योरी उठा लीजिए, आप कहीं ना कहीं उसकी भाई यहाँ जोड़ लेगा कि नहीं इतना ये वाला नहीं बता पाऊंगा मैं, सिंपल सी बात, वही तो किया जा रहा है। तो इसको लोग बोलते हैं केमिस्ट्री में एक्सेप्शन ज़्यादा होता है, अरे भाई थ्योरी की लिमिटेशन है, क्या करें, उसी को बिल्कुल यही यही है। तो इसको आप दबाव की तरह लेते हैं बच्चे, यार एक्सेप्शन ज़्यादा होता है कैसे रटे, अरे नॉर्मल सवाल तो करो भाई मेरे, पहले नॉर्मल सवाल करो, ये सब कहीं लिखे रहिए, आप इन वक्त पर बिल्कुल याद आता है, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं। इन्हीं सब की वजह से केमिस्ट्री थोड़ा बदनाम हो जाता है कि भाई एक्सेप्शन ज़्यादा, एक बात में सब, मतलब एक बात पे अडिग नहीं, बात बदल रहे बार बार, क्योंकि मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर है आप डिटेक्ट नहीं कर सकते, मेन यही सब। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि मॉलिक्यूल्स के बिहेवियर को आप नहीं डिटेक्ट कर सकते, तुम ऐसे करो, मेरी थ्योरी तुम ऐसे बता रही है तुम उसी तरह करो, ऐसा नहीं बोल सकते। वो बोलेगा कि भैया तुम अपनी थ्योरी बदल दो, ठीक है थोड़ा बदल दो, मैं तो यही हूँ, मैं हूँ स्टेबल, मैं ऐसे रहूँगा, तुम बदलो अपना, बदल जो बदलना है। अरे करना ही पड़ता है, झुकना तो हम ही को है, झुकना तो हम ही को है, ऐसे कई बार एक जगह नहीं कई बार। स्प्लिनिंग थोड़ा गड़बड़ हो गया था, हाइपर कन्फ्यूजन, सॉरी, आप लिख लेना इसको। चलिए, अब ये हमने पढ़ लिया कुछ हाइपर कन्जुगेशन का टर्म, बड़ा इंपॉर्टेंट था, सवाल करिएगा, नहीं आएगा तो आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अब आते हैं कुछ और टर्म पे, बड़े छोटे छोटे एक्सप्रेशन है। मेन मैंने आप बोला ही था कि मेन क्या है, इंडक्टिव, रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, क्योंकि वो परमानेंट इफेक्ट है, उनसे हम मैक्सिमम चीज़ों के जवाब दे सकते हैं। अब दो दो इफेक्ट और हैं, मेरिक वाले, इलेक्ट्रोमेरिक और इंडक्टोमेरिक। ये इनका नाम ये कम इंपॉर्टेंट क्यों है अभी के लिए, ये नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, तब क्यों पढ़ा रहे फोकट में भाई, इनका नाम ज़्यादातर तब आता है जब आप रिएक्शन पढ़ते हैं तब। इनको बोला था मैंने शुरुआत में, ये टेम्पररी इफेक्ट है, क्योंकि ये तभी आएगा जब दो लोग रिएक्शन कर रहे होंगे, रिएक्शन नहीं तो इनका नाम नहीं, सिंपल सी, रिएक्शन नहीं तो इनकी जरूरत नहीं है। भाई कोई भी कहानी फोकट में थोड़ा नहीं लिख रहा यार, कहानी का पर्पज है कुछ एक्सप्लेन करना, तो इनकी जरूरत पड़ती है इन दोनों कहानियों की, जब रिएक्शंस को एक्सप्लेन करना होता है, आगे हम देखेंगे बिल्कुल, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो जरूरी है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट टेम्पररी है बिल्कुल, तो यही है टेम्पररी
सबसे पहला ही वर्ड आ गया टेम्पररी शिफ्टिंग, टेम्पर, थोड़ा तो मेन बात मार्क कर लेना, टेम्पररी शिफ्टिंग ऑफ, वो भी किसका, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, याद रखिए, टेम्पररी शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन ए मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ अदर रिएजेंट। सबसे इंपॉर्टेंट है अदर रिएजेंट की बात, रिएजेंट नहीं मतलब वही मैं बोला था, रिएक्शन नहीं तो इसकी जरूरत नहीं, इस नाम की इस कहानी की जरूरत नहीं है, लेकिन वो सब परमानेंट कहानियां है, कहाँ उसमें दो, एक सिंगल मॉलिक्यूल में हमेशा परमानेंट इफेक्ट होते हैं, कौन से परमानेंट है, इंडक्टिव रेजोनेंस इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन परमानेंट इफेक्ट है, विदाउट रिएक्शन भी, विदाउट दो लोगों की रिएक्शन किए भी वो हमेशा मॉलिक्यूल्स में ऑपरेटिव होते हैं, उनकी जरूरत पड़ती है उस कहानी की, लेकिन इन कहानियों की जरूरत केवल रिएक्शन को समझाने के लिए। तो देखते हैं भाई कि क्या समझना चाहते हैं भाई, ये क्या बात है कि टेम्पररी शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। देखिए दिखाएंगे आप लोग, रिएक्शन देखेंगे जल्दी सब मिलेगा, जब जब रिएक्शन आएगा इनका नाम आएगा, अभी के लिए थोड़ा सा इनकी जरूरत नहीं है, जब जब रिएक्शन आएगा इनकी जरूरत हमको पड़ेगी। ये भी दो टाइप के होते हैं इंडक्टिव वगैरह की तरह, प्लस आई माइनस आई, इस तरह से प्लस ई माइनस ई। पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक क्या है, व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पाई बॉन्ड आर ट्रांसफर, याद नहीं करना, भी रिएक्शन देखेंगे तुरंत समझ जाएंगे, व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पाई बॉन्ड आर ट्रांसफर टू दैट एटम ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, याद रखना पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इधर उधर करना है, to that atom of multiple bond to which reagent is finally attached, to which reagent is finally attached। देखिए देखिए क्या बात, अभी आप रिसेंट तुरंत जो पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन, वो पढ़ेंगे आप एल्कीन वगैरह, एल्कीन का रिएक्शन जब हम H+ से कराते हैं तो इसमें दिखाते हैं इस तरह से, अभी के लिए बस याद नहीं करना, बस एग्जांपल लिख लीजिए। और यहाँ जो आपने इफेक्ट यूज किया है, पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग तो करा दी, और यहाँ जो आप इफेक्ट यूज कर रहे हैं वो है प्लस ई इफेक्ट, ये है प्लस ई इफेक्ट। क्या बात है प्लस ई का, जरा देखो प्लस ई इफेक्ट क्या कहता है, ये है रिएजेंट, जरा डिफरेंस समझना हमारा, H+ हमारा रिएजेंट है, हमने शुरुआत में पढ़ा था कि यूजुअली जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं उनको बोलते हैं सबस्ट्रेट, उनको बोलते हैं क्या सबस्ट्रेट, और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड आ रहा है उसको बोलते हैं, जैसे H+ आ रहा है यहाँ पे, रिएजेंट। देखो पाई बॉन्ड को हमने शिफ्ट किया, पाई बॉन्ड को हमने शिफ्ट किया उस एटम पे, उस कार्बन पे शिफ्ट किया जिसपे आके H+ आने वाला रिएजेंट जुड़ा है। भाई आपने पाई बॉन्ड को इस कार्बन पे, ग्रीन वाले कार्बन पे शिफ्ट किया है, इस पे आया माइनस चार्ज, ग्रीन वाले कार्बन पे अपने पाई बॉन्ड को शिफ्ट किया, ठीक है, अब कार्बन पे क्या आएगा, माइनस चार्ज, उसी से तो H+ आके लग रहा है, देखो जरा प्लस चार्ज अब यहां जाएगा बीच वाले का, जिस कार्बन पे, जिस एटम पे आपने पाई इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट किया है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को शिफ्ट किया है, यहाँ सी है, उसी से आने वाला रिएजेंट अगर जुड़ जाए तो इस टाइप के फिनोमेना को हम बोलते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। देखो नोट कर लीजिए, ये रिएक्शन जब देखेंगे तुरंत आ जाएगा, रिएक्शन में ही इनका नाम है, ऐसे नहीं, ऐसे जरूरत ही नहीं इसकी। जिस एटम पे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, वो जो कि यहाँ पे सी एटम है, जिस एटम पे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को शिफ्ट किया है वहीं पे रिएजेंट अगर आके जुड़ रहा है, वहीं पे रिएजेंट आके जुड़ रहा है, तो उस फिनोमेनन को बोलते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब इससे थोड़ा अलग भी हो सकता है, नोट कर ले इसको। अब दूसरा नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पाई बॉन्ड्स आर ट्रांसफर्ड अवे फ्रॉम दैट एटम टू विच रिएजेंट इज फाइनली एडेड, टू विच रिएजेंट इज फाइनली एडेड। इसका मतलब थोड़ा सा, आप जब एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन पढ़ेंगे, चलिए हम मान लेते हैं कोई एल्डिहाइड है SCHO, एक एग्जांपल के लिए फॉर्मेल्डिहाइड, इसका जब हम आगे देखेंगे साइनाइड आयन से रिएक्शन कराएंगे, रिएक्शन तो बहुत सारे पढ़ने हैं, तो देखिए इसमें कैसे दिखाएंगे, इसमें भी हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट दिखाएंगे। याद रखिएगा ये टेम्पररी इफेक्ट क्यों है, टेम्पररी इफेक्ट समझ लो क्यों बोलते हैं, ये अगर प्रोपीन बस रखा हो तो उसमें पाई इलेक्ट्रॉन कहीं किधर भी शिफ्ट नहीं होंगे, बस प्रोपीन रखा होगा कहीं तो उसमें पाई जो बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन कहीं भी शिफ्ट नहीं होंगे किसी भी कार्बन पे। ये शिफ्ट क्यों हो रहे हैं, वो H+ आ रहा है तब, H+ के आने की वजह से बॉन्ड पोलराइज हो रहा है, अदरवाइज नहीं, इसलिए बस जब H+ आ रहा है तो शिफ्ट होगा, नहीं आ रहा है तो अपना आराम से रहेगा जहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इसलिए टेम्पररी इफेक्ट है, रिएजेंट का प्रेजेंस जरूरी है, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है, परमानेंट ऑपरेटिव नहीं है, वो रिएजेंट जब आता है तो पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो जाती है, इसलिए बोलते हैं टेम्पररी इफेक्ट। देखिए अब देखना जरा इसमें क्या है, Cn- लगा यहां, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ यहां, एकदम थोड़ा सा अलग लगेगा उससे, देखिएगा ध्यान से, ये है रिएजेंट हमारे लिए, इस बार Cn- रिएजेंट है, Cn- है रिएजेंट। अब देख ये है निगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक, ये है निगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक, क्या लिखा गया है,
जहां पे आपने पाई बॉन्ड को शिफ्ट किया है, जहां पे आपने पाई बॉन्ड को शिफ्ट किया है, रिएजेंट उससे दूर ऐड हो रहा है, रिएजेंट ऐड हो रहा है यहां पे, वहां उसमें क्या था, जहां रिएजेंट ऐड हो रहा था पिछले वाले प्लस ई में, जहां रिएजेंट ऐड हो रहा था वहीं पे पाई इलेक्ट्रॉन को आप शिफ्ट करा रहे थे। इसमें क्या हो रहा है, रिएजेंट जो है, इनकमिंग रिएजेंट इस कार्बन पे ऐड हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन को उससे दूर दूर करा रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन को उससे दूर शिफ्टिंग करा रहा है, तो ये कहलाता है माइनस ई इफेक्ट। एरो का डायरेक्शन देखिएगा, एरो के डायरेक्शन से आपको पता चलेगा। देखिए देखिए, रिएजेंट जहां ऐड हो रहा है उससे दूर हम शिफ्टिंग करा रहे हैं पाई इलेक्ट्रॉन की, उसको बोलते हैं माइनस ई। पिछले में क्या था, रिएजेंट जहां ऐड हो रहा है H प्लस जहां ऐड हो रहा है वहीं पे हम पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग करा रहे हैं, उसी एटम पे पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग करा रहे हैं, तो प्लस ई, उससे दूर कराएंगे तो माइनस ई। एक और इफेक्ट बच गया है, वो भी देख लेते हैं, इंडक्टोमेरिक। मेरिक वाले सब टेम्पररी हैं, इनका रिएक्शन में ही नाम आएगा इंडक्टोमेरिक। अभी हमने देखा शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, सिग्मा नहीं, शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, वही काम सिग्मा में थोड़ा हो जाए, वही है इंडक्टोमेरिक। तो टेम्पररी शिफ्ट इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, टेम्पररी शिफ्ट, इंपॉर्टेंट, टेम्पररी शिफ्ट इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थ्रू सिग्मा बॉन्ड, इंपॉर्टेंट है सिग्मा बॉन्ड, इन प्रेजेंस ऑफ अदर रिएजेंट, फिर से नाम आ गया अदर रिएजेंट, रिएजेंट नहीं तो नाम नहीं, इसलिए टेम्पररी इफेक्ट, रिएजेंट नहीं तो इस इफेक्ट की कहानी की जरूरत नहीं हमको। टेम्पररी शिफ्ट इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थ्रू सिग्मा बॉन्ड इन ए प्रेजेंस ऑफ अदर रिएजेंट। जरा देखिए, हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा, इंडक्टिव इफेक्ट जैसे मान लो कि मॉलिक्यूल है, Cl पे है, बिल्कुल माइनस चार्ज होगा, भाई Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो सी बॉन्ड इसके पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, सिग्मा इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो जाएंगे, Cl की ओर, सिग्मा इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो जाएंगे, Cl की ओर, यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ पे Cl पे आएगा माइनस। ठीक है, ये तो हमेशा रहेगा, ये है इंडक्टिव इफेक्ट, ये है इंडक्टिव जो हमने शुरुआत में पढ़ लिया है, इनिशियल लेक्चर्स आप देख सकते हैं। दिस इज इंडक्टिव इफेक्ट, ये परमानेंट है, इसको मतलब नहीं है रेजेंट आने वाने से, रेजेंट की जरूरत नहीं है अब। लेकिन अब दूसरी बात, अब इंडक्टिव मेरिक तब क्या है, इंडक्टिव, अब आगे हम पढ़ेंगे इसके रिएक्शन SN2 वगैरह बहुत ही नाम है, कि मान लो OH माइनस आया, एक न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस, OH माइनस आके यहां लगा, आ रहा है लगने यहां, तो OH माइनस जैसे ही आएगा ये रिएजेंट हो गया, अब इसमें OH माइनस क्या हो गया, रिएजेंट, रिएजेंट। OH माइनस जब आएगा तो क्या होगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन OH माइनस, भाई O माइनस के पास लोन पेयर है कि नहीं, बिल्कुल है, O के पास लोन पेयर, तो उस सी बॉन्ड Cl के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन रिपल्सन फील करेंगे, और रिपल्सन से भागने के लिए, दूर भागने के लिए वो Cl थोड़ा और ठीक है, थोड़ा और वो क्लोरीन की ओर शिफ्ट हो जाएंगे। ये एरो दिखाया गया बस यही दिखाने के लिए, यहाँ एरो जो है थोड़ा पीछे कर दिया गया रेफरेंस दिखाने के लिए, और क्या होगा, अब सी बॉन्ड Cl के इलेक्ट्रॉन थोड़ा और क्लोरीन की ओर शिफ्ट हो जाएंगे, क्यों, OH माइनस आ रहा है, OH माइनस के इलेक्ट्रॉन से रिपल्सन को अवॉइड करने के लिए वो थोड़ा और पोलराइज हो जाएगा बॉन्ड क्लोरीन की ओर, और बॉन्ड शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब क्या आएगा इसमें, डेल्टा डेल्टा माइनस, ठीक है, डेल्टा डैश कर देते हैं, डेल्टा डैश माइनस, डेल्टा डैश प्लस, यहां डेल्टा, मतलब यहां बोलने का मतलब है कि डेल्टा डैश माइनस इज मोर देन डेल्टा माइनस, मतलब पार्शियल निगेटिव चार्ज जो है क्लोरीन पे और बढ़ जाएगा, पार्शियल निगेटिव चार्ज क्लोरीन पे और बढ़ जाएगा रिएजेंट के आने की वजह से, पहले से भी था, बिल्कुल था, पोलराइज बॉन्ड था, पोलर बॉन्ड था सी बॉन्ड Cl, लेकिन वो और पोलराइज हो जाएगा जब कोई रिएजेंट आएगा, क्योंकि जब रिएजेंट आएगा तो सी बॉन्ड Cl के जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल फील रिपल्सन, और रिपल्सन को अवॉइड करने के लिए OH माइनस से दूर भागने के लिए वो थोड़ा Cl की ओर शिफ्ट हो जाएंगे, Cl की ओर शिफ्ट हो जाएंगे। ये नहीं आता OH माइनस तो कुछ नहीं होता, ये जो चीज़ बनी हुई है बनी हुई रहेगी, लेकिन जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है अब थोड़ा और बढ़ जाएगा, तो ये फिनोमेना कहलाता है रिएजेंट के प्रेजेंस में पार्शियल नेगेटिव चार्ज का बढ़ना, इंडक्टिव इफेक्ट का बढ़ना कहलाता है इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। इन सब इफेक्ट की हम बात रिएक्शन के दौरान ही करते हैं, रिएजेंट नाम ही है, रिएजेंट आएगा तब, नहीं आएगा तो कुछ मतलब नहीं, इसलिए टेम्पररी। ध्यान देना जरा, यहाँ पे पार्शियल माइनस थोड़ा उनसे ज़्यादा है पहले से, क्यों बढ़ा, रिएजेंट के आने की वजह से, इसलिए इंडक्टोमेरिक।
ठीक है, तो ये हमने आज हाइपर कंजुगेशन, इलेक्ट्रोमेरिक और इंडक्टोमेरिक इफेक्ट खत्म कर लिया। जरूर देखिए इसको, नोट्स बनाइए, ठीक है, बहुत सीक्वेंस में चीज़ें मैंने कराई है। और साथ साथ में सबसे बड़ी बात, नोट्स तो सब बनाते हैं यार, सबका तो नहीं होता। फिर भी मैं तो हमेशा हार से, लेकिन यही रियलिटी, कोई सवाल नहीं लगाते हैं। अंतर कहाँ है, मैंने हमेशा रैंकर्स में और नॉर्मल लोगों में अंतर कहा है, अंतर खूब सवाल लगाते हैं, खूब क्वेश्चन लगाते हैं, खूब। कोई भी किताब ले लीजिए, खूब सारे सवाल लगाइए, फंसे तो बताइए। क्वेश्चन ज़्यादा, जितने ज़्यादा लगाएंगे उतना वो याद हो जाता रहेगा। अगर आप नोट्स बना के सोच रहे हैं कि बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया नोट्स मिल जाएंगे, बिना बनाए भी तो मिल जाएंगे, उससे बहुत बड़ी बात है। आजकल सब अवेलेबल है, फिर भी कहाँ हो रहा है। लेकिन खुद का लिखा हुआ, खुद का सॉल्व किया हुआ एक अलग आनंद होता है, उससे आप ज़्यादा समझ सकते हैं। तो हमेशा सजेशन यही रहेगा कि क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें, प्रैक्टिस रखें हर सब्जेक्ट, केमिस्ट्री नहीं, हर सब्जेक्ट में जितना क्वेश्चन लगा लो उतना ही आपको, उतना ही वो रैंक आप में बिल्कुल इम्प्रूव होता दिखेगा। वही डिफरेंस है, याद रखनी है, सबके पास कंटेंट है, सेम कंटेंट है, उससे रैंक नहीं आती। आप सोच लो तो फिर डिफरेंस क्यों, जब सब सब लोग सेम कंटेंट पढ़ रहे हैं, सब तो लिख ही रहे हैं, सब जानते हैं इंडक्टोमेरिक और ये सब क्या होता है, कहाँ ना आ रहा है, कहाँ आ रहा है भाई, क्यों पीछे जा रहे हैं कुछ। क्योंकि जो अच्छे बच्चे हैं, मेहनत सवाल करने में लगता है, इसे पढ़ने में नहीं। मेहनत असली है सवाल करने में। चलिए, तो जरूर देखिएगा इसको। आगे हम बात करेंगे SIR इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट, ये सब क्या है उसका सवाल करेंगे। और बहुत सारे उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कुछ सवाल हैं जो कुछ स्पेसिफिक है, कुछ ऐसे फिनोमिनाज, कुछ ऐसे रिजल्ट्स जिनको हम रेजोनेंस, इंडक्टिव, मेसोमेरिक से, हाइपर कंजुगेशन से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। डांसिंग रेजोनेंस, ये सब टर्म थोड़ा एक लेक्चर में उसको मैं करा दूंगा। फिर हम लोग आएंगे सवाल पे, डिस्कशन पे बहुत सारे करेंगे। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जरूर देखिएगा उसको भी। ये चीज़ें एकदम सीक्वेंस में रहेंगी। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।